नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चैप्टर 81 शी विल नेवर एक्सेप्ट यू। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनको भरा नहीं जा सकता और ये बात अमन, नेहा और निहारिका तीनों जानते थे। अमन ने जाती हुई नेहा को देखा और अपनी आंखें बंद कर जो कुछ उसके फाइल में पड़ा था वो सब ध्यान से सोचने लगा। हर बात कर छोटी डिटेल जो इसे निहारिका राजवंश के बारे में पता थी वो सारी बातें अमन ने दोबारा सोचनी शुरू की। अमन को पता था लक जैसे कुछ नहीं होता, लेकिन वो इस बार चाहता था कि लक उसका साथ दे। निहारिका राजवंश, नेहा रवा, नील 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 नील। कुछ सोच अमन ने अपनी आंखें खोली और किसी को कॉल किया। जल्द ही ईशानी ने दूसरी तरफ से कॉल पिक किया तो अमन ने कहा, ईशानी मुझे नील रेड्डी के नाम के जितने 24 साल के लड़के अपर क्लास में हैं मुझे उन सब की डिटेल चाहिए। अमन की बात सुन ईशानी ने कहा, ठीक है बॉस, वो तो हो जाएगा, लेकिन बॉस उन सब ने हम पर हमला करना शुरू कर दिया है। उन्होंने हमसे अभी तक 2 ऑर्डर्स जो कि बिलियन डॉलर के थे उन्हें छीन लिया है। ईशानी की बात सुन अमन की आंखों से नरमी, फिक्र जो नेहा के लिए थी वो गायब हो गई और उसके होठों पर एक टैडी मुस्कान छा गई और उसने आलस से कहा, उन्होंने हमारे 2 ऑर्डर छीने तो हम उनके 20 छीनेंगे। मेरे वहां आने की तैयारी करो, जल्द ही मैं वहां आऊंगा। बोल अमन ने कॉल काट दिया और खड़े होते हुए अपने पैंट की जेब में हाथ डालते हुए बोला, इस बार बस किस्मत का साथ चाहिए। एक हफ्ते बाद अमन का अपार्टमेंट। अमन सोफे पर बैठा कॉफी पीते हुए लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसके घर का दरवाजा खुला और एक 70 साल का आदमी एक सोने की लाठी लिए अंदर आते हुए अपने सख्त आवाज में रशियन में बोला, मोया डोरुगाया, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? ये आवाज सुन अमन ने बिना अपना सर उठाए अपनी आलस भरी आवाज कहा, जिस दरवाजे से आए हो उसी से वापस चले जाओ। अमन की बात सुन वो आदमी हंसा और अमन के बगल में बैठते हुए कहा, अमन मेरे बच्चे, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते वहां? मैं तुम्हें अपने अंपार का पखान बनाऊंगा। तुम मेरे ऑफर को कब तक मना कर सकते हो? दलील ली की बात सुन अमन ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपना कॉफी पीते हुए बोला, मैंने तुम्हारा ऑफर कभी सीरियसली लिया ही भाई, तो मना कहाँ से करूंगा। और हाँ, ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, जिस दरवाजे से आए हो उसी से वापस चले जाओ। अमन की बात सुन दलील हंसा और बोला, वैसे वो लड़की क्या नाम है उसका? निया ना, काफी खूबसूरत है, सुना है काफी राज भी है उसके आगे पीछे। वैसे 25 साल से उसे नहीं, उसके नाना को कोई ढूंढ रहा है। तो मैं सोच रहा था। बोली हुई दलील शांत हो गया तो अमन ने उसे देख बिना किसी इमोशन के साथ कहा, तुम उसका बाल छुओ और मैं तुम्हारे सारे बच्चों की लाश तुम्हारे घर के सामने टंगवा दूंगा। अमन की बात सुन दलील की वॉलेट आंखें जो बिल्कुल अमन की तरह थी चमक उठी और उसने हंसते हुए कहा, तुम सच में मेरे बेटे हो? हाँ हाँ हाँ। दलील की हंसी सुनते हुए अमन ने अपनी कॉफी खत्म की, फिर खड़े होते हुए ईशानी को फोन कर बोला, दलील के दूसरे बेटे की लाश उसके घर पर पहुंचा दो। अमन की बात सुन दलील की हंसी धीरे धीरे मिट गई और उसने खड़े होते हुए कहा, अमन तुम मेरे सबसे छोटे बेटे हो लेकिन तुम सबसे तेज हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कुर्सी संभालो, तुम मेरे पखान बनो। दलील की बात सुन अमन ने उसकी तरफ घिन से देखते हुए कहा, ताकि मैं भी तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर बन जाऊं। ये सुन दलील जोर से हंसने लगा और बोला, वो तुम पहले ही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड क्या तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुम्हें एक्सेप्ट करेगी? नहीं, उसे नफरत है तुम्हारे जैसे लोगों से। किसने कहा? नेहा की साफ पर ठंडी आवाज पूरे अपार्टमेंट में गूंजी। नेहा की आवाज सुन अमन ने नेहा की तरफ देखा तो पाया वो अपने हाथों को झाड़ते हुए अंदर आ रही थी। नेहा के हाथों पर, उसके येलो साड़ी पर खून के दाग भी थे, लेकिन उसका चेहरा अभी भी खूबसूरत था। नेहा को देख अमन उसकी तरफ आया और अपने पैंट में से रुमाल निकल उसके हाथों को पोंछते हुए उससे पूछा, तुम ठीक हो? अमन की आवाज में खुद के लिए कंसर्न सुन नित्या के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने कहा, हाँ। तो अमन ने पूछा, ये सब कैसे? तो नेहा ने अपने हाथों को अमन के गले में डाल उसको गले लगाते हुए कहा, बाहर मुझे कुछ लोग रोक रहे थे तो मैंने सबकी हड्डियां तोड़ दी। वैसे क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? नेहा का सवाल सुन अमन ने उसे गले लगाते हुए कहा, आ सकती हो, और यहाँ जो कूड़ा था तो उसे साफ करने के लिए थैंक्स। बोल अमन ने नेहा को छोड़ा और दूसरे सोफे पर बिठाते हुए दलीली से बोला, बेहतर होगा कि तुम अभी चल जाओ वरना तुम्हारा बेटा
बोल अमन शांत हो गया तो दलीली उठते हुए बोला, अमन तुम ये फैसला पछताने वाले हो। बोल दलीली वहां से चला गया। उसके जाते ही अमन ने दरवाजा बंद किया और किचन की तरफ जाते हुए निया से पूछा, चाय या कॉफी? तो निया ने खड़े होते हुए उससे पूछा, क्या मैं शावर ले सकती हूँ? निया का सवाल सुन अमन अपने रास्ते में रुक गया और फिर मुड़कर निया की तरफ देखा जिसके गाल इस वक्त टमाटर की तरह लाल हो रहे थे, और बोला, हम। तो निया ने पूछा, वॉशरूम? तो अमन ने अपने कमरे की तरफ इशारा किया, क्योंकि इस अपार्टमेंट में सिर्फ एक कमरा, बालकनी, स्टडी, किचन और लिविंग रूम था, और एक वॉशरूम। निया ने इशारा देखा तो उस तरफ चल दी। अमन किचन में आया और फिर कॉफी बनाने की तैयारी करने लगा। तभी उसे याद आया कि निया कपड़े तो ले ही नहीं गई। ये याद आते ही अमन अपने स्टडी में गया और अपने भाभी के भेजे हुए गिफ्ट को देख उसे लेकर कमरे के बाहर आकर खड़े होकर सोचने लगा कि इस गिफ्ट को नीचे रखे या लेकर खड़ा रहे। ये सोचते हुए अमन को पता ही नहीं चला कि नितिन ने दरवाजा कब खोला। नेहा आज रूही के साथ एक फंक्शन में गई थी जहाँ का थीम कलर येलो था, तो रूही ने उसे एक साड़ी गिफ्ट की। नेहा को साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन रूही का क्यूट फेस देख वो मना नहीं कर पाए और उसके साथ पार्टी में चली गई। आज पार्टी में सब आए थे, कुणाल, वेद, कारण, लेकिन अमन नहीं आया था। पार्टी खत्म होने पर निया को अमन को देखने का मन किया तो फिर वो सीधे उसके अपार्टमेंट आ गई जिसका एड्रेस उसने वेद से मांगा। पर यहाँ आने पर उसे चार अच्छे खासे हठी कट्टे आदमी मिले जो उसे अंदर नहीं आने दे रहे थे। अमन को देखे निया को 10 दिन हो चुके थे और पार्टी में सभी को सके, बस अमन को न देखने पर निया का खराब दिमाग अब और खराब हो चुका था। तो निया ने सभी के नाक हटा पैर तोड़ दिए और उस चक्कर में खुद के कपड़ों को भी गंदा कर दिया। बाथरूम से बाथरोब पहनकर बाहर आने पर निया को रियलाइज हुआ कि उसके पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है। ये सोच उसने जैसे ही अमन से अपना फोन मांगने के लिए दरवाजा खोला तो पाया अमन बाहर एक गिफ्ट बॉक्स लिए खड़ा था। निया ने अमन को देख अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए कहा, क्या हुआ? निया की ठंडी पर प्यारी आवाज सुन अमन होश में आया और अपना सर उठाकर जैसे ही निया को देखा तो अमन के कान हल्के लाल हो गए और उसने अपना गला साफ कर निया से कहा, मेरी भाभी ने ये भेजा है तुम्हारे लिए, अभी मेरे पास कोई फीमेल ड्रेस नहीं है तो। अमन की बात सुन निया ने गिफ्ट बॉक्स लिया और बोली, थैंक्स। बोल निया ने दरवाजा बंद किया कर जल्दी से चेंज किया क्योंकि उसे अब बहुत जोर से भूख लगी थी। अवंतिका, अमन की भाभी ने निया के लिए 2 आउटफिट भेजे थे, एक दिन के लिए एक रात के लिए। तो निया ने रात वाले कपड़े निकाल पहने तो वो एक सिल्वर पजामे, ऊपर क्रॉप टॉप और उसके ऊपर से एक आउटर पैरो जब जाने वाला सिल्क का कोट। निया चेंज कर बाहर आई तो अमन अपने फोन पर कुछ टाइप कर रहा था। निया के आने का एहसास होने पर अमन ने अपना फोन बंद किया और अपना कॉफी पीते हुए निया को बैठने का इशारा किया और खुद खड़े होकर किचन में गया और उसके लिए बनाए हुए पास्ता के साथ बाहर आया और उसके सामने रख वापस निया के बगल बात अपनी कॉफी पीने लगा। निया ने उसका फेवरेट पास्ता देखा तो तुरंत फोक उठाकर खाने लगी और निया को खुशी से पास्ता खाते देख अमन की वॉलेट आंखों में नरमाहट आ गई। चैप्टर 82 कन्फेशन। अमन ने प्लेट उठाया और किचन में गया। निया सोफे पर बैठी जाते हुए अमन को देख रही थी। निया ने अपना सर सोफे पर कंफर्टेबली रखा और फिर अमन से पूछा, कल फ्री हो? अमन ने प्लेट धुलते हुए कहा, हाँ, क्यों? तो निया ने अपना फोन उठाया और अपने बनाए हुए नोट को घूरते हुए एक गहरी सांस ली और फिर चिड़चिड़ाहट से अमन की तरफ देखा जो अब उसकी तरफ अम्यूज एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था। निया ने अमन के चेहरे का एक्सप्रेशन देखा तो उसे घूरते हुए बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो अमन ने उसकी तरफ आकर उसका फोन लिया और निया के फोन में बनाए लिस्ट को देख हंसने लगा। अमन को हंसता हुआ देख निया ने चिड़चिड़ाहट में पूछा, हंस क्यों रहे हो? मैंने कितनी मुश्किल से ढूंढ कर ये लिस्ट बनाया है। निया की बात सुन अमन ने निया के बालों में अपना हाथ डाल उसके बालों को बिगाड़ते हुआ कहा, ओहो, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है तुमने गूगल से उठकर कॉपी और पेस्ट किया है। अमन की बात सुन निया ने उसे घूरते हुए अपना फोन लिया और खड़ी होते बोली, मैंने तो लिस्ट भी बनाई पर कोई तो गर्लफ्रेंड बनाकर एक मैसेज भी नहीं कर सकता। बोल निया जाने लगी तो अमन ने निया की पतली कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा जिससे निया सीधे अमन के बाहों में जा गिरी। निया ने अपना हाथ अमन के कंधे पर रखा और खुद को संभाल कर खड़ी होने लगी तो अमन ने निया को कमर से पकड़ अपने और करीब खींचा और बोला, क्यों नाराज हो? तो निया ने अमन की वॉलेट आंखों में देखा जो न जाने कितनी खूबसूरत थी। निया ने अमन की जैसी आंखें कहीं नहीं देखी, इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं, और अनजाने में ही निया के हाथ अमन के कंधे से होते हुए उसकी पलकों की तरफ भर गए। अमन ने निया को खुद में ऐसे खोया हुआ देखा तो उसके कान हल्के लाल होने लगे। अमन को आज तक ये बात नहीं पता था कि क्यों हमेशा इस लड़की का ऐसा असर क्यों था उस पर। अमन ने निया की काली आंखों पर अपना हाथ रखा और उसकी आंख बंद करते हुए अपने होठों को निया के होठों से जोड़ दिए।
नेहा के होठों से जब भी अमन के होठ मिलते थे तब ना जाने क्यों उसे ऐसा लगता कि वो खुद को धीरे धीरे को रही थी, जैसे कि इस वक्त। नेहा ने अपने पतले गोरे हाथ को अमन के आंखों पर रखा और दूसरे हाथ को अमन के सर के पीछे रख अमन को डीप किस करने लगी। अमन ने नेहा के होठों से खुद को दूर किया और अपने सर को उसके सर से जोड़ते हुए बोला, अभी भी गुस्सा हो? तो नेहा ने खुद को अमन से दूर करते हुए कहा, हाँ। ये सुन अमन को हंसी आ गई और नेहा अमन की हंसी सुन एक बार फिर वो खुद को अमन की हंसी ने खोने लगी। नेहा ने आज से पहले किसी की इतनी हसीन हंसी नहीं सुनी थी। किसी का क्या, नेहा ने आज से पहले किसी पर भी ध्यान नहीं दिया था। अमन ने नेहा के आंखों से अपन हाथ हटाया और फिर नेहा के हाथ को अपने आंखों से हटाते हुए बोला, तो कल डेट पर चले। इस पर नेहा की आंखें चमक गई और उसने अमन के बगल में बैठते हुए कहा, चल सकते हैं। नेहा की बात सुन अमन के चेहरे की मुस्कान बढ़ गई और उसने सोफे पर आराम से लेटते हुए नेहा के गोद में अपना सर रखते हुए कहा, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। इस पर नेहा ने अमन के बालों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ना ही मैं। इस पर अमन ने नेहा की कमर पकड़ अपने चेहरे को उसके पेट में छुपाते हुए कहा, मैंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो शायद अच्छा ना हो। ये सुन नेहा ने अमन के माथे को चूमा और बोली, मुझे अच्छे या बुरे से मतलब नहीं, मुझे बस तुमसे मतलब है। नेहा ने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन उसे अमन के साथ ये सब करते हुए ये सब चीजें नेचुरल लग रही थी। नेहा ने अमन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, यू आर द ओनली लाइट इन माई डार्क वर्ल्ड एंड आई विश टू कीप यू विद मी फॉर एवर एवर एंड एवर टिल आई एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ये सुन अमन ने अपना सर उठाकर नेहा के चेहरे को देखा और इस वक्त अमन की आंखें चमक रही थी। अमन ने नेहा के गले में अपना हाथ डाला और उसके चेहरे को करीब लाते हुए बोला, I don't know how I bring light in your world, but you are only person who gives me reason to not destroy every inch of me, of anything, of world. I want to spend rest of my life with you, forever, ever and ever, till I exist in this world. बोल अमन ने नेहा के होठों पर एक किस किया और नेहा के पेट में वापस अपना सर छुपा लिया। नेहा इमोशनल पसंद नहीं थी, लेकिन इस आदमी के सामने नेहा हमेशा वो सारे इमोशंस महसूस करती थी जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। नेहा को ये आदमी चाहिए था। नेहा को इस आदमी को हंसी चाहिए था। नेहा को इस आदमी से जुड़ा सब चाहिए था, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। यहाँ आपके जेट में बैठे दलीली के सीने में अचानक से दर्द उठा और उसने तुरंत अपने जेब से एक दवाई का डब्बा निकाला और दवाई खाते हुए अपने खास आदमी से बोला, मुझे वो लड़की अमन के पास नहीं चाहिए। ये सुन दलीली के खास आदमी ने कहा, हो जाएगा सर। बोल उसने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज करने लगा। यहाँ न्यूयॉर्क के एक लग्जरी होटल के का और में बैठे एक आदमी ने अपने आदमी से अपने बाप के पूरे दिन रिपोर्ट सुनी तो वो आदमी हंसा और अपने आदमी से बोला, अमन सिंह से कांटेक्ट करो, बहुत हो गया इस बुढ़े आदमी का नौटंकी, अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इस बुढ़े आदमी को रास्ते से हटाने के लिए। बोल इस आदमी ने अपने वोडके को एक बार में ही खत्म किया। चैप्टर 83 मास्टर अमन, आई लव यू। नेहा वाइट फ्रॉक जो ऑफ शोल्डर नी लेंथ था, उसके साथ न्यूड फ्लैट्स और बालों की पोनीटेल बनाए खुद को शीशे में देख रही थी। नेहा ने ये तीसरी बार खुद को शीशे में देखा था। फिर एक गहरी सांस लेकर नेहा ने एक आखिरी बार खुद को शीशे में देखा और फिर हल्का लिप बाल्म लगाकर कमरे से बाहर निकली। लिविंग रूम में अमन आज व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स में काफी रिलैक्स दिख रहा था। अमन के बाल बिखरे हुए अमन के माथे पर बिखर रखे थे। अमन ने अपने घंटी को लगाया और अपने स्पोर्ट्स शूज के फीते को बंधा और नेहा के आने का वेट करने लगा। नेहा बाहर आए और अमन को देख एक पल को उसे लगा कि समय रुक सा गया और अमन का भी यही हाल था। अमन ने नेहा को हर टाइप के ड्रेस में देखा था पर फ्रॉक में नहीं। अमन खड़ा हुआ और नेहा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उसे एकटक देखता रहा। अमन नेहा के पास आया और नेहा के कमर में हाथ डालते हुए उसकी काली आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, क्या मैंने कभी बताया है आपको कि आप कितनी खूबसूरत हो? अमन का सवाल सुन नेहा जैसे होश में आए हो और उसने ने धीरे नामे सर हिलाया तो अमन ने नेहा के होठों पर हल्की किस की और बोला, आप दुनिया में सबसे खूबसूरत है। इस पर नेहा ने अमन के गले में हाथ डालकर कहा, क्या मैंने आपको कभी बताया है कि आप कितने चार्मिंग है? तो अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद नहीं। तो नेहा ने अमन के होठों पर एक किस कर कहा, क्या आप पटक चला? तो अमन ने फिर नाम में सर हिलाया तो नेहा ने एक बार फिर नेहा के होठों पर किस कर कहा, क्या आप? तो अमन ने ना में सर हिलाया तो इस बार नेहा को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, हमारे पास पूरी जिंदगी है ये पता लगाने के लिए, तो अभी चले। इस पर अमन ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, सही कहा, पूरी जिंदगी, तो कहाँ चले? इस पर नेहा ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, तो चले। तो इस पर अमन ने हाँ में सर हिलाया और दोनों अपार्टमेंट से बाहर चल दिए। दुबई। निहारिका एक विला के लिविंग रूम के अंदर बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। निहारिका के पैर ना जाने कब से कांप रहे थे।
निहारिका ने किसी के आते हुए कदमों की आवाज सुनी तो उसने मुड़कर देखा तो पाया वीर रेड्डी लंबे कदमों के आ रहा था। वीर रेड्डी ने आते हुए निहारिका को देख एक हल्की मुस्कान के साथ कैजुअली कहा, निहारिका राजवंश, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? वीर रेड्डी इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का एक बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इंडस्ट्री पर राज करने वाला एकलौता गेस्ट पसंद था, तो उसकी स्माइल और कैजुअल बिहेवियर देख निहारिका कभी भी उसे होमलेस नहीं मान सकती थी। निहारिका ने खड़े होकर वीर से हाथ मिलाया और बोली, तुम्हारा भाई नील रेड्डी, क्या वो जिंदा है? निहारिका की बात सुन वीर के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और उसने आराम से बैठते हुए निहारिका को देख इंटरेस्ट के साथ पूछा, तुम्हें कैसे पता कि नील मेरा भाई है? इस पर निहारिका की आंखें लाल होने लगी और उसने बैठते हुए अपने कांपते पैरों पर हाथ रख उसे शांत करते हुए अपने जेब से एक लॉकेट निकाला और वीर के सामने रखते हुए बोली, नील ने मुझसे वादा किया था कि अगली बार अगर वो मुझे मिला तो मैं उसको अपने पास रखा सकती हूँ। बोलते हुए निहारिका की आंखें नम हो गई पर उसने एक गहरी सांस लेकर वीर की तरफ देखा और बोली, लेकिन मुझे उसे अपने पास नहीं रखना, मुझे बस एक बार उसे देखना है, बस एक बार। निहारिका की बात सुन और टेबल पर रखे लॉकेट को देख वीर ने एक गहरी सांस ली और उस लॉकेट को बिना छुए बोला, वो अभी मेडिकेशन पर है, वो 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट के लिए होश में आता है, लेकिन 8 सालों में अब उसमें इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई है। तुम उसे सके सकती हो, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि वो हो सकता अपनी पूरी यादाश्त खो चुका हो, तो अगर तुम्हें फिर भी उसे देखना हो तो। वीर की बात सुन निहारिका खड़ी हुई और लॉकेट को दोबारा अपने जेब में रखते हुए बोली, मुझे उसे देखना है, मुझे उसे महसूस करना है कि उसकी सांसें चल रही है, वो अभी भी इस दुनिया में है, वो मरा नहीं। निहारिका ने लेकिन ये सब बातें वीर से नहीं कही। वीर खड़ा हुआ और सीढ़ियों की तरफ चलते हुए बोला, चलो। न्यूयॉर्क, एक पेंट हाउस के लिविंग रूम में दलीली अपने आदमियों के साथ आगे के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था कि तभी इसके पेंट हाउस का लिफ्ट खुला और करीबन 20 आदमी बंदूक के साथ अंदर आए और शूटिंग करना शुरू किया। जल्द ही पूरे पेंट हाउस के लिविंग रूम में खून ही खून फैला हुआ था और दलीली के सारे आदमी मर चुके थे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि दलीली को कुछ करने मौका ही नहीं मिला। जैसे ही दलील ने अपना बंदूक उठाना चाहा कि तभी इसके हाथ पे एक गोली लगी और एक 35 साल आदमी उसकी तरफ आते हुए बोला, डैड आपको पता है ना कि ये न्यूयॉर्क सिटी आपके लिए कितनी खतरनाक है, लेकिन आप फिर भी यहाँ आए क्यों? अपने तीसरे बेटे की आवाज सुन दलीली की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने अपने दूसरे हाथ से अपने पास पड़ी चाकू को उठाया, लेकिन इससे पहले वो उससे अलेक्जेंडर के ऊपर अटैक कर पता कि अलेक्जेंडर ने दलील के दूसरे हाथ पर भी गोली चला दी और उसके करीब आते हुए बोला, डैड आपको इंडिया नहीं जाना चाहिए था। आपको पता है मुझे कुछ घंटे पहले आपके लड़के बच्चे का फोन आया था और उसने मुझे पखान बनाने का वादा किया, लेकिन बदले में आपको इस दुनिया से जाना होगा। बोलते हुए अलेक्जेंडर ने बंदूक दलील के सीने पर रखा और आगे बोला, और हाँ, मुझे डार्क वेब पर एलडब्ल्यू की तरफ से एक ऑफर मिला है, आपके मौत के बदले वो मेरे लिए कोई एक ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा, और आपको तो पता ही है कि एलडब्ल्यू के इस ऑफर को कोई माना नहीं कर सकता। क्या कोई माना कर सकता है या? लेकिन वो मैं नहीं। बोल अलेक्जेंडर ने ट्रिगर दबाया और अपने आदमियों के सब साफ करने को बोल वहां से बाहर की तरफ चल दिया। अमन ने अपना बदला लेने के लिए काफी प्लानिंग की थी। वो बस अपने बदले के लिए ना जाने कितने सालों से मेहनत कर रहा था, लेकिन कल रात जब दलीली ने नित्या को कुछ करने की धमकी दी तो अमन को अपना बदला भी याद नहीं रहा। अमन हमेशा से सोचता था कि वो अपना बदला लेने के बाद क्या करेगा। कभी कभी सोचता बदला लेने के बाद उसकी जिंदगी का क्या मकसद रहेगा, क्या मकसद बचेगा जीने का। लेकिन 9 साल पहले जब उसने पहली बार निया को देखा, उसकी काली आंखों को देखा, तो अमन को मकसद मिल गया था। निया अमन के लिए उस सहारे की तरफ थी जो उसे खाई में गिरने से बचा सकती थी, तो अमन ने उस सहारे को पकड़ लिया और अब वो इस सहारे को कभी नहीं छोड़ने वाला था। अमन की मां सुष्मिता को इस्तेमाल कर दलीली ने फेंक दिया पहने हुए कपड़े की तरफ, लेकिन उसे और उसकी मां को बचाया उसके दादा ने। अमन अपनी मां सुष्मिता से बहुत प्यार करता था और अपनी मां के हर आंसू का बदला वो दलीली से लेना चाहता था, और अपनी जिंदगी के 29 सालों में उसने दलीली के आधे से ज्यादा पावर को खत्म कर दिया था। लेकिन जब बात निया पर आई तो अमन सब एक बार में ही खत्म करना चाहता था और उसने कर दिया। अभी अभी आए मैसेज ने ये बात कंफर्म कर दी थी कि दलीली इस दुनिया से जा चुका है। अमन ने अपने फोन को बंद किया और निया के साथ फोटो खींचवाने लगा। अमन ने निया के कमर में हाथ डाला और उसके माथे को चूमते हुए उसने निया से धीरे से कहा, आई लव यू। चैप्टर 84 इम और हर। कुणाल जय सिंह। ये नाम काफी था पूरी मुंबई में किसी से भी कुछ भी करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि कुणाल जय सिंह ना ही इस देश के प्रधानमंत्री का बेटा था, बल्कि वो भारत ही नहीं पूरे एशिया के अंडरवर्ल्ड में वेपन सप्लाई करता था। कुणाल से जीतने भी लोग मिलते वो उसे फन लविंग, अट्रैक्टिव, प्लेफुल, कुल, होमलिसा समझते, लेकिन क्या सच में वो ऐसा था? नहीं।
कुणाल जय सिंह बचपन से ही पॉलिटिक्स के बीच पला बड़ा था, तो वो कैसे होमलेस हो सकता था। अंडरवर्ल्ड में सब जानते थे कि तुम अमन सिंह ठाकुर से पंगा लोगे तो तुम मरोगे, और किसी को खबर भी नहीं लगेगी कि तुम कहाँ हो। लेकिन तुम कुणाल जय सिंह से पंगा बिल्कुल नहीं ले सकते। क्यों? वो स्माइलिंग डेविल था। वो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मरेगा और तुम्हारी लाश शो ऑफ के लिए छोड़ देगा और कोई उसका कुछ बिगड़ भी नहीं सकता था। कुणाल वे हमेशा सोचा था कि वो अपनी जिंदगी फुलेस जाएगा, या ऐसा उसके पापा ने उसे बताया था, लेकिन ये सब बदल गया और कुणाल का सोचना सोचना ही रह गया। कुणाल हमेशा अमन के साथ रहता था क्योंकि सिर्फ अमन ही उसे कंट्रोल में रख सकता था। लेकिन 5 साल पहले हुए एक्सीडेंट में वो सब भी बदल गया। अमन उसे भूल गया पर उसकी आदत वापस भी आ गई। लेकिन उन 4 सालों में कुणाल के जिंदगी में काफी कुछ बदल चुका था। जैसे कि अब वो अपने पापा के लिए, पार्टी के लिए पर्दे के पीछे से काम करता था। मीडिया आउटलेट्स ने उसे प्लेफुल पसंद से एक सीरियस, नॉलेजेबल और एक अच्छा आदमी बना दिया था, और अब उसकी अक्सर रात लोगों को ठिकाने लगाने में जाती थी। क्योंकि अमन अब मुंबई में सिंह परिवार का बिजनेस संभाल रहा था और नित्या ने भी अब मुल्तानी ग्रुप से रिजाइन कर रणविजय दत्ता के लैब को ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से अमन अब मुंबई से बाहर कभी जाता ही नहीं था। उसकी जिंदगी मानो निया के आसपास ही बस गई हो, तो अब वो उससे भी नहीं मिल सकता था। और अब राजीव जी ने उसे दिल्ली से खड़ा किया था चुनाव के लिए, तो अब कुणाल का पूरा दिन रैलियों और पार्टी के प्रचार में जाता था। तुम घर आ रहे हो? रूही की सीरियस आवाज सुन कुणाल ने अपनी भौहें मसलते हुए थोड़ी थकी आवाज में कहा, अभी कुछ काम है, तुम सो जाओ, मुझे देर हो जाएगी। दूसरी तरफ से रूही कुछ देर तक कुछ नहीं बोली और फिर एक गहरी सांस लेने की आवाज आए और रूही ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रूही की आवाज इस बार सीरियस और कॉन्फ्लिक्टेड थी। कुणाल ने अपने घड़ी में टाइम देखा तो 12 बज चुके थे, और रूही ने शादी के 6 महीनों में आज तक उससे ऐसे बात नहीं की थी। कुछ देर अपने टेबल पर रखे फाइल्स को देख कुणाल उठा और अपना जैकेट पहनते हुए कहा, ठीक है बोल। कुणाल ने फोन काट दिया और ऑफिस से जल्दी से निकला। कुणाल अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर घर की तरफ चल दिया। गार्ड्स ने जब देखा कि कुणाल कहीं जा रहा था तो वो भी उसके पीछे दूसरी गाड़ी में चल दिए। 30 मिनट बाद कुणाल ने गाड़ी पार्क की, लिफ्ट में आकर टॉप फ्लोर का बटन दबाया। जल्द ही कुणाल उसके पेंट हाउस के बाहर खड़ा था। कुणाल ने पासवर्ड डाला और दरवाजा खोल अंदर गया तो पाया रूही सोफे पर अपना चेहरा हाथों से छुपाए बैठी थी। कुणाल ने अपना जूते बदलते हुए रूही से फिक्र के साथ पूछा, क्या बात है? रूही ने कुणाल की आवाज सुनी और अपना सर उठाकर उसे एकटक देखते हुए बोली, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। बूम! रूही की बता सुन कुणाल के पैर मानो जम गए हो। कुणाल ने खुद को संभाला और जूते बदल स्लीपर्स पहन डाइनिंग टेबल से एक ग्लास उठा, जग से उसमें पानी भरते हुए नॉर्मली रूही से बोला, बच्चा? कैसा बच्चा? कुणाल को इतना नॉर्मली बिहेव करता देख रूही की आंखें लाल हो गई और उसने अपने हाथों का कसकर मुट्ठी बनाते हुए कहा, आई एम प्रेग्नेंट एंड आई डू नॉट वांट दिस चाइल्ड। कुणाल ने रूही की बात सुनी तो आराम से पानी पीकर ग्लास को वापस टेबल पर रखते हुए रूही की तरफ देख कोल्डली उससे बोला, रूही मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। कुणाल की बात सुन रूही ने टेबल पर रखे हॉस्पिटल रिपोर्ट्स को उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा, आई डू नॉट वांट दिस चाइल्ड। कुणाल डॉट जाए सिंह। रूही को एक एक शब्द ऐसे बोलता सुन कुणाल जोर जोर से हंसने लगा, और हंसते हुए उसने हॉस्पिटल रिपोर्ट्स उठाए और उन्हें पढ़कर टेबल पर रख रूही की तरफ आकर उसे गले लगाते हुए प्यार से बोला, जो कि रूही को पता था कि वो उससे ताना मार रहा था वैसे बोल, कॉन्ग्रेट्स रूही, यू आर अबाउट टू बिकेम मदर। कुणाल ने अभी ये बोला ही था कि रूही ने उसे खुद से दूर किया और उसके गाल पर एक जोरदार चाटा मारते हुए बोली, कुणाल मुझसे ऐसे दोबारा बात करने की कोशिश भी मत करना। कुणाल ने रूही की बात सुनी तो उसे बिना किसी इमोशन के साथ देखते हुए कहा, तुम हमारे बच्चे को कुछ नहीं करोगी, और हाँ आइंदा कभी हमारे बच्चे को मरने की बात भी मत करना। कुणाल का इमोशनलेस चेहरा देख, उसकी बातें सुन, रूही ने कुणाल को कोल्डली देखते हुए कहा, मैं अभी बस 25 की हूँ, मैंने मेरी जिंदगी अभी अच्छे से जी भी नहीं है, मुझे तो खुद को भी संभालना नहीं आता, तो मैं एक दूसरी जान को कैसे संभालूंगी। कुणाल तुम एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने को तैयार हो सकते हो, लेकिन मैं नहीं, और हाँ मैं इस फीड्स को कभी एक बच्चा बनने का मौका ही नहीं दूंगी। बोल रूही मुड़ी और अपने कदम जाने के लिए बढ़ाए। रूही की अब तक की बातें सुन कुणाल का सुबह से खराब दिमाग पूरा खराब हो चुका था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और रूही की कलाई पकड़ इस बार नरमी से बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। देखो रूही, हम इस बारे में बैठकर बात कर सकते हैं और तुम्हें इस हालत में गुस्सा नहीं होना चाहिए, तो बैठकर बात करते हैं, ठीक है? कुणाल की बातें सुन रूही ने उसकी तरफ देखा और रूही का चेहरे पर हल्का हल्का दर्द दिखने लगा, लेकिन रूही जल्द ही खुद के भाव को काबू में किया और अपनी कलाई छिड़ते हुए बोली,
इस बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते, मैं कल ही अबॉर्शन के लिए जा रही हूँ। रूही की बात सुन कुणाल का गुस्सा फूट पड़ा और उसने रूही को अपनी तरफ ताकत से खींचा और उसकी ठुड्डी को दूसरे हाथ से पकड़ उठते हुए रूही की आंखों में देखते हुए कुणाल ने गुस्से से कहा, रूही मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुम्हें कि तुम हमारे बच्चे को कुछ नहीं करोगी, और अगर तुमने कुछ करने की कोशिश भी की तो तुम असली कुणाल जय सिंह को देखोगी। कुणाल के चेहरे पर इतना गुस्सा देख और उसकी बातों को सुन रूही ने भी गुस्से से कहा, अच्छा तो क्या करोगे, बांध दोगे मुझे, कहीं जाने नहीं दोगे, कैद कर दोगे, मारोगे, हाँ बताओ क्या करोगे। कुणाल एक इंटेलिजेंट आदमी था, उसने अंडरवर्ल्ड में ना जाने कितने लोगों के साथ काम किया है, तो उसे इमोशंस की जानकारी रूही से ज्यादा थी। रूही को अचानक से इतना गुस्सा होता देख और उसकी बातें सुन कुणाल ने रूही की भूरी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ कैद कर दूंगा तुम्हें इस घर में हमेशा हमेशा के लिए। बस कुणाल का इतना कहना काफी था और रूही ने उसके गाल पर एक और चाटा मारा और रूही की आंखें दर्द, डर, गुस्से और नफरत से भर गई। और यही सब कुणाल को देखना था कि आखिरकार शांत, सुलझी, समझदार रूही आज रात कहाँ चली गई थी, और उसे उसका जवाब मिल गया था। रूही आज अपने डर का सामना कर रही थी, लेकिन कैसा डर? कैसा डर जो रूही को इस कदर हिला सकता था? कुणाल इस बात का पता लगा कर रहेगा, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। चैप्टर 85 बॉस नियर, आई लव यू। 1 साल पहले तो आखिरकार आपने छोटी बच्ची के फंसा ही लिया मास्टर अमन। कुणाल ने कोक पीते हुए अमन ने पूछा जो निया को देखे जा रहा था। अमन ने निया के गाल पर आते बाल को कान के पीछे करते हुए कहा, बोल कौन रहा है जिसकी सगाई होने वाली है। रूही ने पिज्जा का एक बीते लिया और बोली, हाँ तुम क्या बोल रहे हो। एक दिन मीडिया में अचानक से अनाउंसमेंट कर दिया कि तुम शादी कर रहे हो, फिर 3 महीने बाद हमारे सामने आकर बोल रहे हो कि तुमने सगाई कर ली। बोल रूही ने अपनी बहन को घूरा जो आराम से बर्गर खा रही थी, और निया रानी तुमने भी मुझे नहीं बताया कि तुम इस आदमी को डेट कर रही हो। ये सुन निया ने उसकी तरफ देखा और फिर अम्यूज होकर बोली, तुम मुझे डांट रही हो, जिन खुद अपने शादी की बात मुझे शादी 3 महीने फिक्स होने के बाद बताया था। निया की बात सुन रूही ने मुंह बना लिया तो कुणाल हंसने लगा। हंसते हुए कुणाल को देख निया ने अपना बर्गर प्लेट में रखा और उसे घूरते हुए बोली, और मीडिया तुम्हें इतना लाइमलाइट क्यों दे रही है। कुणाल जय सिंह हंसो मत, मुझे पता है तुम पॉलिटिक्स में घुसने वाले हो, लेकिन मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो। बोल निया ने अमन को एक स्माइल दी और फिर कुणाल से बोली, तुम्हारी पार्टी की नेक्स्ट फंडिंग गई। निया की बात सुन कुणाल ने हंसते हुए कहा, क्या छोटू तुम मजाक अच्छा कर लेती हो। अभी कुणाल ने ये कहा ही था कि अमन ने निया की उंगलियों को पकड़ते हुए कहा, कहो तो इस बार की फंडिंग कैंसिल कर देता हूँ। ये सुन कुणाल का कोक उसके गले में अटक गया और उसे खांसी आने लगी। रूही ने कुणाल के पीठ को सहलाते हुए उसे पानी दिया और निया को घूर कर बोली, छोटू। तो निया ने खड़े होते हुए शो ऑफ करते हुए कहा, हम जा रहे हैं, हमारा मूवी का प्लान है। अमन ने मेन्यू में बिल के पैसे रखे और निया के हाथ को पकड़ बोला, साथ में डिनर का भी प्लान बना लेते हैं, कैसा रहेगा। ये सुन निया ने ना में सर हिलाते हुए चिढ़कर कहा, नहीं, रणविजय सर ने बुलाया है, मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी वो पूरा ही गया है, उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। बोलते हुए निया ने खुश होकर अमन से पूछा, तुम्हें अवार्ड्स पसंद है। कुणाल जो अब ठीक था उसने हंसते हुए दोबारा कहा, नहीं मास्टर अमन के लिए अवार्ड्स बस जगह लेने वाली चीजें हैं। लेकिन उसने सुना अमन ने कहा, बिल्कुल मेरे घर में एक पूरा रूम है, क्यों पूछा। निया ने कुणाल को इग्नोर किया और बोली, मुझे मिलने वाला है। तो अमन की आंखें चमक गई और उसने कहा, तो इसी खुशी में डिनर पर चले। ये सुन निया ने कहा, अच्छा रहेगा, मैं रणविजय सर को बता देती हूँ। रूही ने अपनी बहन को देखा जिसने अमन की बातों की जाल में फंस डिनर के लिए खुशी खुशी हाँ कहा था और कुणाल से धीरे से बोली, मेरी बहन का आईक्यू कम हो गया है क्या इस आदमी के साथ रहकर। कुणाल ने भी धीरे से कहा, मुझे भी यही लगता है, वैसे ये कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी। ये सुन रूही ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों, कोई दिक्कत। तो कुणाल ने उसके आगे पिज्जा का एक स्लाइस रखते हुए कहा, नहीं मैडम, वैसे कल फ्री हो। रूही ने पिज्जा का एक बाइट लेते हुए कहा, नहीं, क्यों। कुणाल ने उसे देखते हुए एक चीजी स्माइल के साथ कहा, मुझे एक इनविटेशन मिला है, तो सोचा अपनी मंगेतर के साथ जाऊं। ये सुन रूही ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, कितने बजे। तो कुणाल ने उसके कान के पास अपने होठ करते हुए धीरे से कहा, 6 महीने। सोती हुई निया को देख अमन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बॉस निया को फिल्म अच्छी नहीं लगती ये बात उसे 3 महीने पहले, जब वो दोनों पहली बार डेट पर आए थे तब पता चली, लेकिन फिर भी निया हर बार अमन के पूछने पर मूवी डेट पर चले निया हाँ कर देती है। निया को मूवी नहीं मूवी डेट पसंद था।
अमन ने नेहा के हाथ को अपने हाथ से पकड़ा और पूरे 2 घंटे उसे देखता रहा। जब फिल्म खत्म हुई तो अमन ने धीरे से कहा, बॉस, फिल्म खत्म हो गई। ये सुन नेहा ने अपनी आंखें खोली और उसे देख उसके गाल पर किस करते हुए पूछा, अच्छी मूवी थी? अमन ने हाँ में सर हिलाते हुए एक स्माइल के साथ कहा, बहुत अच्छी थी, तो कहाँ चले? नेहा ने खड़े होते हुए कहा, मैंने सर को मैसेज कर दिया है, घर चले। अमन को 3 महीने पहले ये भी पता चला कि नेहा को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद था, तो अब जब भी डिनर की बात आती तो अमन जानबूझकर उससे हमेशा पूछता, कहाँ चले? और नेहा के घर चले कहने पर अमन को हमेशा यकीन हो जाता कि उसके पास भी अब एक घर है, उसका अपार्टमेंट जहां वो और नेहा साथ में रहते थे। डिनर के बाद सोफे पर बैठा अमन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। नेहा वॉशरूम से आकर उसके बगल बैठ उसको देखने लगी। नेहा को आज भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपनी जिंदगी की ट्रेजेडी बदल दी थी। आजकल रोज सुबह वो इसी ख्याल के साथ उठती थी कि अमन गायब हो गया है और वो वापस पागल खाने में अकेली बंद हर पल किसी के आने का इंतजार कर रही थी। नेहा को खुद को ऐसे देखता देख अमन ने अपना लैपटॉप बंद किया और नेहा को लेटने का इशारा किया। नेहा सोफे पर लेट गई और अमन की गोद में सर रख उसे देखते हुए अचानक से उससे पूछा, तुम रिबर्थ में यकीन रखते हो? नेहा की बात सुन अमन ने कुछ देर सोचा और फिर ना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, पर तुम कहती हो तो कर लूंगा। अमन की यादाश्त अब वापस आ गई थी और इसे अब पिछले 8 साल की सारी बातें याद थी। और अमन ने जितना समय नेहा के साथ बिताया था, उसको जाना था, वो इतना तो बता सकता था कि नित्या के साथ कुछ तो ऐसा हुआ था कि वो वैसी बन गई थी और जो राजवंश ने उसके साथ किया वो शायद नेहा को उतना सख्त नहीं बना सकता था। और वो अचानक से घर से क्यों भागी थी ये बात आज तक वो नहीं समझा था। नेहा ने अमन की ठुड्डी को छूते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जब 14 साल की थी तब मुझे एक सपना आया था कि मैं एक फिक्शन वर्ल्ड में ही जो एक नोवेल था, उसमें मैं एक लड़के को पसंद करती थी जो रूही को पसंद करता था। तो मैंने उसे 13 साल के लिए कैद कर दिया था। पर उस लड़के को सब पता चल गया और मुझे पागल खाने भेज दिया गया। वहां रोज कोई न कोई मुझ पर अटैक करने आता और मैं रोज एक खून करती। धीरे धीरे मैं पागल होने लगी थी और मैंने लास्ट में खुद की जान ले ली। और जब आँख खुली तो मैं वापस बच्ची बन गई थी। नेहा की बातें सुन अमन ने इसकी काली आंखों में दर्द, नफरत को देखा तो हल्के से मुस्कुराकर बोला, लेकिन क्या आज तुम वहां हो जहां सपने में थी? ये सुन नेहा ने अपने होठों को दांतों से दबाते हुए ना में सर हिलाया तो अमन ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, इसका मतलब वो बस सपना था और सपनों को आंखें खोलने के बाद भूल जाया जाता है। सपनों को आंखें खोलने के बाद भूल जाया जाता है। शायद यही शब्द नेहा अमन से सुनना चाहती थी, या किसी और से जो उसे बता सके कि सपना हकीकत नहीं बनता। अमन ने देखा कि नेहा के आंखों से वो सारे इमोशंस गायब हो गए जैसे वो वहां कभी थे ही नहीं। तो उसके दिल को सुकून मिला। अमन को उसके सवाल का जवाब मिल चुका था, लेकिन अब उससे फर्क नहीं पड़ता जो सपने में हुआ था उसे वो रोक नहीं पाया। सपने में वो नेहा से मिल नहीं पाया था, पर कोई बात नहीं, इस हकीकत में वो नेहा को इतना प्यार करेगा कि ऐसा कोई सपना था नेहा भूल जाएगी और कुछ याद रहेगा तो बस वो और हकीकत। नेहा ने अमन के होठों को हल्के से चूम कर धीरे से पहली बार कहा, आई लव यू। अमन ने नेहा के माथे को चूमते हुए कहा, आई लव यू मोर। चैप्टर 86 प्रीवियस लाइफ। रूही स्पाव, तुम इस दुनिया में क्यों आई? तुमने मम्मी पापा को मुझसे छीन उतना काफी नहीं था, को अब तुमने यश को भी मुझसे छीन लिया। नेहा मुझसे ये बातें पिछले ना जाने कितने दिन, महीनों या सालों से रोज कहती है और रोज पहले मुझे मारती है, फिर खुद को चोट पहुंचती है और मुझसे माफी मांगते हुए कहती है, रूही मैं क्या करूं? मैं पागल हो रही हूँ। मैं क्या करूँ? मेरी बहन मुझसे या तो बहुत प्यार करती है क्योंकि भले ही उसने मुझे इस छोटी सी जगह में कैद करके रखा है, लेकिन उसने मुझे सब दिया। पढ़ने के लिए फ़ोन जिसमें सिम कार्ड नहीं, लैपटॉप जिसमें नेट नहीं, देखने के लिए टीवी जिसमें सब आता है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, खाने के लिए अच्छा खाना। या तो वो मुझसे बहुत नफरत करती है क्योंकि सब देने के बावजूद वो मुझे बहुत मारती है, और फिर इतना खुद को भी, और उसकी ये हरकतें अब मुझ पर कोई असर नहीं करती। लेकिन आज 1 महीने से उसने मुझसे सब वापस ले लिया, अच्छे कपड़े, मेरी बुक्स, कॉपी, पेन, फोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, यहाँ तक कि शीशा भी। और इस कमरे को गंदा बनाने के लिए पता नहीं क्या इस्तेमाल किया को ये कमरा अब ऐसा लग रहा है जैसे सालों से इसकी मरम्मत नहीं हुई हो। और अब तो खाने के नाम पर बस एक सेब। कुछ तो हुआ है उसके साथ, क्योंकि नेहा ने यहाँ आना बंद कर दिया है। रूही, लो, जिसके बारे में सोच रही थी वो आ गई, लेकिन नेहा की आवाज ऐसी क्यों है जैसे वो खुद को रोक रही हो। जल्दी जल्दी कदमों के साथ आते हुए नेहा मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा इतना फीका क्यों लग रहा था? क्या हुआ? मैंने उसके पास जाते हुए पूछा। तो उसने आसपास देखना शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी धीमी आवाज में बोली जो मुश्किल से मैं सुन पा रही थी,
वो सब आ रहे हैं, जल्द ही ये सब खत्म हो जाएगा। रूही घर चली जाएगी और मैं आजाद हो जाऊंगी। मैंने दोबारा पूछा, क्या हुआ निया? तो इस बार उसने मेरी तरफ देख ना जाने कितने सालों बाद पहली बार असली मुस्कान दिया और प्यार से बोली, रूही तुम्हें आज कुछ लोग आकर यहाँ से ले जाएंगे, तुम्हें मुझसे डरना होगा, तुम सबको दिखाना कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है। ठीक है, कहते हुए निया ने मेरे पैरों में जंजीर बांध दिया। जंजीर देख मैंने उससे जैसे ही कुछ पूछने के लिए मुंह खोला, मेरे मुंह से एक चीख निकली, नहीं निया, मुझे मत मारो। लेकिन मैं चीखी क्यों? क्या निया मुझे कहाँ मार रही है? लेकिन फिर मैं अपने आप ही रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। मैंने निया को कहते सुना, रूही अब से तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। तुम सोचोगी तो तुम मेरी तरह पागल हो जाओगी, तो सोचना मत, बस जो होता है होने देना। और फिर निया ने कुछ उठाया और मुझ पर उससे हमला किया। मैं पागल हो जाऊंगी। निया को इन लोगों ने पागल खाने भेज दिया और मैं अपने घर में हूँ। रोज मुझसे मिलने 3 लोग आते हैं, यश, उसकी पत्नी और अवंतिका। मुझे तीनों पसंद है, मैं उनसे अच्छे से बात करना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पाती, पता नहीं क्यों। और रश्मि के मेरे सामने होने पर मैं अजीब सा महसूस करती हूँ, जो कि मैं महसूस भी नहीं करती। मुझे रश्मि से जलन होती है और मैं यश को पसंद करने लगी हूँ। लेकिन मैं यश को पसंद नहीं करती। हाँ, बचपन में मुझे वो पसंद था, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है और मुझे किसके पति में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो क्यों मुझे हमेशा लगता है कि मुझे यश को पसंद करना चाहिए। आज से मैं पढ़ाई शुरू कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो ये सब आता है। नेहा ने मुझे हमेशा बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने के लिए फोर्स किया था, तो मैं उसमें टॉप कर सकती थी, तो ये 7वीं की कितने में क्यों पढ़ रही थी? और मुझे जवाब आता है, लेकिन मैं लिख क्यों नहीं पा रही? मैंने रश्मि की सीढ़ियों से धक्का मार दिया। मुझे यहाँ आए 5 साल हो गए और मैं अब एक आम जिंदगी जी सकती हूँ। लेकिन नहीं, मुझे यश से प्यार हो गया। लेकिन मैं उस घटिया इंसान से प्यार क्यों करूंगी? वो इतना खास भी नहीं, लेकिन मुझे हो गया। इन 5 सालों में मुझे एक बात पता चल गई है कि मैं एक सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह हूँ और रश्मि और यश मेन कैरेक्टर है। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि मैं एक सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ, लेकिन मुझे इस बात से बहुत दिक्कत है कि मेरी बहन ने रश्मि और यश के चलते सुसाइड कर लिया। और ये जानकर ये सब खुश है। क्यों? क्योंकि तुम सबको अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, मैं तुम्हें और अच्छा महसूस करवाऊंगी। ये सोच मैंने रश्मि को सीढ़ियों से धक्का से दिया और अब चाकू लेकर मैं यश के सामने खड़ी हूँ। रूही, ये चाकू लेकर कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें मारने। बोल। मैंने चाकू यश के दिल में घोंप दिया और धीरे धीरे उसके दिल से खून बहने लगा। लेकिन ये क्या, मैं यहाँ क्यों खड़ी ही और यश मुझसे क्यों पूछ रहा है, रूही ये चाकू लेकर कहाँ जा रही हो तुम? मैंने यश को कितनी बार मारा मुझे याद नहीं, लेकिन मैं फिर चाकू लिए यश के सामने खड़ी हूँ और वो मुझसे फिर एक बार पूछ रहा है, रूही ये चाकू लेकर कहाँ जा रही हो तुम? सब काटने। ये मेरा जवाब था और अब मुझे पता है क्यों निया ने मुझसे दिमाग इस्तेमाल करने से मना किया था, क्योंकि जिस दुनिया में मैं हूँ वो असली दुनिया नहीं। रूही, मैंने तुम्हें दोस्त समझा था पर तुमने मेरे विश्वास का फायदा उठाया। क्यों? रश्मि मुझ पर गुस्सा कर रही थी और मैं जवाब दे रही थी। धीरे धीरे ड्रामा खत्म हुआ और मैं उसी पागल खाने में हूँ जिसमें निया थी कुछ महीनों पहले। मैंने जमीन पर बैठते हुए अपने मुंह में से एक शीशे का टुकड़ा निकाला और अपने गले का नस काटने लगी और सोचा, क्या मैं निया से मिलूंगी? मेरी छोटी बहन जो मुझसे बहुत प्यार करती थी वो इस दुनिया को छोड़ जा चुकी है। मेरे माँ बाप मुझसे ज्यादा रश्मि से प्यार करते हैं। क्यों? खुली वो एक मेन कैरेक्टर है। मुझे नफरत है मेन कैरेक्टर से और नफरत है ऐसे माँ बाप से जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं ताकि वो सपोर्टिंग कैरेक्टर बने। अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिलेगी तो मैं कभी भी किसी बच्चे को दुनिया में नहीं लाऊंगी, क्योंकि क्या पता वो कब सपोर्टिंग कैरेक्टर बन जाए और मुझे बात भी न चले। चैप्टर 87 द जर्नी। 18 ईयर ओल्ड रूही। बिस्तर पर लेटी रूही ने अपनी आंखें दोबारा खोली और फिर बंद कर खोली। उसके पुराने जन्म और इस जन्म की सारी यादों को अपने दिमाग में फिल्म की तरह चलता महसूस कर वो उठकर बैठी। अपने आसपास देखने पर उसे याद आया वो इस जन्म में एक अच्छी जिंदगी जी रही थी, तो इसका मतलब वो प्लॉट से आजाद थी। लेकिन कैसे? तभी रूही को निया का बदला व्यवहार याद आया और उसने बैठते हुए धीरे से कहा, इसका मतलब मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती थी। रूही ने अपने स्कूल ट्रांसफर के पेपर्स को देखते जिस पर एक्सेप्टेड का स्टैंप लगा था, मन में कहा, मैं सच में आजादी से रह सकती हूँ। रूही टैक्सी से निकली और ड्राइवर को पैसे देकर एयरपोर्ट के अंदर आई। चेक इन कर वेटिंग एरिया में बैठते हुए अपने कैप्टे हाथ को देख धीरे से बोली, सब अच्छा होगा, मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। जब उसके फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई तो रूही खड़ी हुई और बिना पीछे मुड़े धीरे से बोली, अब मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ। बोल उसने अपनी नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाया।
रूही ने अपने फाइनल एग्जाम्स दिए और अपने अपार्टमेंट में आकर लेट गई। उसकी स्कूल पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। कॉलेज में अभी वो एडमिशन ले नहीं सकती थी। अब वो क्या करे? सोचते हुए उसने अपना फोन निकाला तो उसे उसके दोस्ती के मैसेज दिखे। यहाँ आकर रूही ने काफी सारे दोस्त बनाए थे, लेकिन उसकी असली दोस्ती आकाश और शनाया के साथ हुई थी। उनका एक ग्रुप भी था। आकाश, कहीं घूमने चले? शनाया, चलते हैं। आकाश, कहाँ चले? शनाया, मैं लास वेगास नहीं गई और अब तो स्कूल भी खत्म हो गए हैं, तो चलते हैं और बड़ों की तरह पार्टी करते हैं। आकाश, बहुत अच्छा प्लान है, तो कल शाम की टिकट बुक कर देता हूँ। रूही, जल्दी जवाब दो। रूही ने टाइम देखा तो ये आधे घंटे पहले का मैसेज था। रूही ने टाइप किया, चलते हैं, पर आज शाम को। रूही को अकेले रहना अब पसंद नहीं था। आह, मेरा सर, कहते हुए रूही ने अपनी आंख खोली तो खुद को एक अजीब से कमरे में पाया। ये देख रूही जल्दी से घड़ी और आसपास देखने लगी कि कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। तुम कल मुझे अकेला ही नहीं छोड़ रही थी और ना जाने क्या क्या बोल रही थी। रूही रावत, सच सच बताना, तुम मुझे पसंद करती हो ना? कुणाल की आवाज सुन रूही ने दरवाजे के पास देख तो कुणाल वहां कॉफी लेकर खड़ा था। रूही ने कुणाल को देखा तो राहत की सांस लेते हुए बोली, डॉक्टर कुणाल, आप यहाँ कैसे? तो कुणाल ने उसकी तरफ आते हुए अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और कल क्लब में इतना क्यों पिया? रूही को लास वेगास में आए अब 1 महीना हो गया था, और इस महीने में उसने खुद को शराब के नशे में ढूंढ कर दिया था। रूही को जवाब न देता देख कुणाल ने एक गहरी सांस ली और उसे देखकर बोला, कल तुम्हारे नाना की मौत हो गई। ये सुन रूही को उतना दुख नहीं हुआ जितना उसने सोचा कि उसे होगा। कुणाल ने रूही की आंखों में देखते हुए कहा, तुम जाना चाहती हो? रूही ने ना में सर हिलाते हुए कहा, जब तक मैं वहां पहुंचूंगी तब तक देर हो चुकी होगी और मुझे वापस भी जाना है। HGS के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और मुझे कुछ काम भी है। बोल रूही वॉशरूम में चली गई। नेहा का एक्सीडेंट हो गया है रूही, वो अभी कोमा में है। 2 दिन बाद एक कॉल ने रूही के सारे फ्यूचर प्लान्स पर पानी फेर दिया, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं थी, उसे अपनी बहन की चिंता थी। लंदन से पहली फ्लाइट लेकर जब रूही दिल्ली आई तो काफी कुछ हो गया था। जैसे कि नित्या हॉस्पिटल में कोमा में थी, विशाल और निशाद जी इस दुनिया से जा चुके थे, रावत इंडस्ट्रीज की स्टॉक्स रोज गिर रहे थे और कंपनी में बवाल मचा था। रूही ने अपने दोस्तों शनाया और आकाश को इंडिया बुला लिया और उनकी कंपनी, जिसे उन्होंने अभी हाल ही में ही खोला था, एक मैनेजर को सौंप दिया। रूही ने रावत इंडस्ट्रीज के बोर्ड मेंबर्स को बुलाकर उनसे कुछ समय मांगा और फिर CEO की पोस्ट संभाल नए प्लान बना उस पर काम करने लगी। इस बीच उसने इनायत, शिवांश, निशांत, रणविजय दत्ता से नित्या का ख्याल रखने को कहा। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जब सब स्टेबल था तो रूही ने सब आकाश और शनाया के हवाले छोड़ा। एक प्रोफेशनल मैनेजर, जिसे कुणाल ने सजेस्ट किया था, हायर किया और सब उसके हाथ में छोड़ नित्या को लेकर वहां से चली गई। यूरोप में निया का इलाज अच्छे से हो सकता था, तो रूही ने निया को वहां के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और उसके पास जी उसी के वार्ड में शिफ्ट हो गई। ऑनलाइन सारे मीटिंग और ईमेल्स को चेक करना, नए प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना और पता नहीं क्या क्या। 4 महीने बाद जब नित्या को होश आया तो वो सब भूल गई थी। डॉक्टर ने बताया कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, कुछ समय में उसे दोबारा सब याद आ जाएगा। तो डॉक्टर से परमिशन लेकर रूही नित्या के साथ एक घर में शिफ्ट हो गई। नेहा की कार ब्लास्ट हो गई थी, लेकिन वो समय पर वहां से बाहर निकल आई थी, लेकिन खाई में गिरने से उसके सर पर काफी चोट आई थी। 6 महीने बिस्तर पर पड़े होने के कारण नेहा अब सही से चल भी नहीं पा रही थी। रूही ने उसकी मदद के लिए डॉक्टर से बात कर एक जिम सेट किया, जिसमें नेहा की मदद के लिए सारे इक्विपमेंट लगवाए। अपनी बहन को उसने मां की तरह चलना सिखाया, सभी के बारे में बताया। 4 महीने बाद नित्या को लगभग सब याद आ गया था, लेकिन तभी उसे ओल्ड मैडम मुल्तानी के विल के बारे में पता चला। नेहा अब ठीक हो रही थी, वो अब अपने आप घूम फिर सकती थी, लेकिन अभी भी वो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती थी। तो रूही अब नेहा की मदद करती, उसके ठीक होने में, उसके काम को संभालने में भी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। नेहा, मैं मुंबई जा रही हूँ, एक अवार्ड सेरेमनी में, तू क्यों ख्याल रखना। रूही ने 10वीं बार नेहा को बताया तो नित्या ने चिढ़कर कहा, जाओ तब। ये सुन रूही ने उसके बालों में हाथ फिरते हुए कहा, ठीक है, पर अपना ख्याल रखना, इनायत आ जाएगी शाम को, तू उसके साथ सो जाना। आजकल नेहा को कई बुरे सपने आते और नेहा उसे कुछ बताती भी नहीं थी, तो रूही ने बेबसी से कहा। नेहा ने ऑफ का साइन उंगलियों से बनाया तो रूही ने उसके माथे को चूम कहा, मैं 2 दिन बाद आऊंगी। अवार्ड सेरेमनी के बाद रूही वापस अपने होटल की तरफ जा रही थी कि उसने देखा कुछ लोग एक 50 या 55 साल के आदमी को मारे जा रहे थे। वो आदमी बेहोश होने की कगार पर था। उसके सर से बहुत खून बह रहा था।
ये सब देख रूही ने अपना बंदूक निकाला और गाड़ी से बाहर निकल गोली चलाते हुए बोली, कौन हो तुम सब और क्या कर रहे हो? गोली चलने की आवाज सुन सभी आदमी वहां से भाग खड़े हुए तो रूही की भौहें सिकुड़ गई। अगर वो सब इतने डरपोक थे तो इस आदमी को क्यों नहीं रहे थे? अभी रूही यही सोच रही थी कि उसे एक ख्याल आया कि कहीं वो और आदमियों को लेने तो नहीं गए। ये ख्याल आते ही रूही ने उस आदमी को गाड़ी में बैठाया। तब उसे उस आदमी का चेहरा दिखा। क्या ये आदमी राजीव जय सिंह नहीं, जिसकी पार्टी अभी सत्ता में थी? ये सोच रूही ने जल्दी से अपनी गाड़ी शुरू की और वहां से जल्दी से निकल गई। जब हॉस्पिटल में राजीव जय सिंह को होश आया तो रूही वहां से कब का जा चुकी थी। रूही ने सभी डॉक्टर्स को अच्छे पैसे खिलाए थे इस बात को बाहर जाने से रोकने के लिए और राजीव जय सिंह को एक वीविप वार्ड में एडमिट कर पैसे दे वहां से जा चुकी थी। यश चोपड़ा से मिलना रूही ने कभी भी नहीं चाहा था, पर को वो बैठा था इसके ऑफिस में उसके साथ एक डील साइन करने के लिए। रूही ने पेपर्स साइन किए और हाथ मिला यश को विदा किया और कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। यश चोपड़ा उसके लिए एक बुरा सपना था जिसे वो दोबारा नहीं धकेलना चाहती थी, पर आकाश को ये सब कहाँ पता था। उसने डील अच्छी देखा तो हाँ बोल दिया। रूही को अभी भी बुरे सपने आते थे कि वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में पहुंच गई है। वो इस सच से भागने के लिए कुछ भी कर सकती थी। सोचते हुए उसने राजीव जी के कार्ड को उठाया। जी वो 6 महीने पहले उसे दे गए थे ये बोल कि वो उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। रूही ने उस वक्त मना कर दिया था क्योंकि उसे लास वेगास की सारी बातें याद आ चुकी थी। वो कुणाल को एक नज़र भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन यश चोपड़ा से बेहतर था वो। उसके साथ रहने पर रूही को एक अजीब सी शांति मिलती, जैसे किसी ने उसके जलते जख्म पर मरहम लगा दिया हो। रूही ने कुछ देर उस कार्ड को देखा फिर फोन लगा दिया। उसकी बहन के साथ इतना कुछ हुआ और उसे पता भी नहीं था। रूही ने अपनी गोद में सोती हुई नेहा को देखते हुए सोचा। नेहा ने आज उसे सब सच सच बता दिया कि कैसे वो हिमाचल गई थी और वहाँ क्या हुआ और कैसे वो दुबई में पहुंची। कैसे उसको ओल्ड मैडम मुल्तानी ने बचाया और उससे एक पेपर साइन करवाए कि वो जिंदगी भर उनकी कंपनी के अच्छे बुरे काम संभालेगी। रूही ने अपने गाल पर आए आंसू को पोंछता हुए नेहा के माथे को चूमा और मन में बोली, उस बार हम बंधे थे, इस बार नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। कल तक रूही राजीव जी को कॉल करने में कतरा रही थी, लेकिन आज नहीं। वो कुछ भी करेगी ताकि उसके परिवार को कोई न छू सके। रूही के कुणाल के रिश्ते की बात राजीव जी ने मीडिया में दे दी और अब रूही या नेहा को कोई नहीं छू सकता था। नेहा को अगर पहले कोई दिक्कत होती थी कुछ करने के लिए तो अब नहीं होती थी, क्योंकि अब सब जानते थे कि नेहा रावत रूही रावत की बहन है जिसे रूही बहुत प्यार करती है और रूही रावत प्राइम मिनिस्टर की बहू बनने वाली थी। चैप्टर 88 घर पहुंचा दो। प्रेजेंट डे। सोती थी रूही को देख कुणाल ने उसके माथे को चूमा, तभी उसका फोन बजा। कुणाल ने फोन उठाकर देखा कॉल उसके असिस्टेंट का था। उसकी कॉल उठाया और बोला, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन कर रहे हो जीत? जीत ने दूसरी तरफ से कहा, सर आज आपको भाषण देना है, कल हमने इस बारे में बात किया था। ये सुन कुणाल ने एक गहरी सांस ली और बोला, कब निकलना है? जीत ने कहा, 11 बजे से आप पैदल यहाँ से चलते हुए वहां तक जाएंगे, मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया गया है। कुणाल ने ओके कहा और फोन काट दिया। कुणाल ने सोती हुई रूही को गले लगाया और अपनी आंखें बंद कर खुद भी सो गया। कुणाल की आंख अलार्म के बजने पर खुला। उसने अलार्म बंद किया और फ्रेश अप होने चला गया। रूही की नींद चाय की खुशबू सूंघ खुली। वो अपनी आंखें मलते हुए बैठी और बोली, मेरी चाय। कुणाल ने रूही सामने चाय का कप किया तो रूही ने कप ले लिया और एक घूंट पीते हुए बोली, वाह। कुणाल रूही को अम्यूज होकर देख रहा था। रूही ने अपनी आंखें खोल उसे देख कहा, थैंक्स, तो कुणाल बालकनी में जाते हुए बोला, अब बिस्तर से उठो। रूही भी उसके पीछे बालकनी में आए और कुणाल के बगल वाली कुर्सी पर बैठ सूरज को उगते हुए देखने लगी। कुणाल ने आज का न्यूज़पेपर उठाया और पढ़ने लगा। कुछ देर दोनों शांति में बैठे हुए थे, तभी कुणाल ने शांति को तोड़ते हुए कहा, इनायत और शिवांश शादी कर रहे हैं। नेहा ने कहा, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा तो तुम्हें बता दूं। रूही ने ये सुना तो उसकी तरफ देख बोली, कब? कुणाल ने कहा, आज। नेहा को भी कल ही पता चला, उसने शिवांश की अच्छी पिटाई लगाई थी। अमन के हिसाब से नित्या को अमन को शिवांश को पीटने देना चाहिए था। ये सुन रूही को हंसी आ गई और उसने कहा, बेचारे शिवांश की तो हालत खराब हो गई होगी। इस पर कुणाल ने एक स्मर्क के साथ कहा, वो बेचारा बस इतने से नहीं बना। उसने नित्या से पिटाई खाने के बाद नेहा के कंप्यूटर में वायरस छोड़ दिया तो अमन ने बेचारे के हर डिवाइस में ईशा से कह वायरस डाल दिया। ये सुन रूही ने हंसते हुए कहा, शिवांश सच में बेचारा है, पहले शादी करने के लिए पीटा फिर अपना पूरा सिस्टम ही बर्बाद करवा लिया।
रूही को हंसते हुए सके कुणाल के होठों पर भी एक मुस्कान छा गई और उसने रूही के एक लट को उंगलियों में फंसाते हुए कहा, क्या मैंने आज तुम्हें बताया कि तुम हंसते हुए कितनी सुंदर लगती हो? रूही ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, नहीं। तो कुणाल बोला, तुम हंसते हुए ऐसी लगती हो जैसे सुबह की पहली किरण, अंधेरे में चांद की रोशनी, बारिश में पानी की बूंदें। ये सुन रूही ने कुणाल के उंगलियों से अपने बाल निकाले और उसके नाक को दबाते हुए बोली, कुणाल जय सिंह, तुम शायरी कब से बोलने लगे? कुणाल ने उसके हाथ को अपने नाक से हटाया और उसे चूमते हुए बोला, जब से तुमसे शादी की। ये सुन रूही ने अपना हाथ उसके हाथ से निकाला और होठों पर एक हल्की किस देते हुए खड़ी हुई और बोली, सुबह सुबह इतनी चीजी बातें मत करो वरना कहीं मुझे शुगर ना हो जाए। कुणाल ने जाती हुई रूही का कलाई पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच बोला, अगर किस करना ही है तो अच्छे से करो बीवी जी, बोल उसने अपने होठों को रूही के होठों से मिला दिया। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। रूही ने रिसेप्शनिस्ट के विश करने पर अपना सर हिला दिया और लिफ्ट से अपने ऑफिस की तरफ चल दी। ऑफिस में आकर रूही ने आकाश को विश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आकाश, आज का शेड्यूल बताओ। आकाश में भी रूही को विश किया और बोला, गुड मॉर्निंग रूही, शेड्यूल बताने से पहले तुम्हें ये देख लेना चाहिए। बोल उसने एक फोटो उसे दिखाते हुए कहा, कल रश्मि राजवंश को यश चोपड़ा के साथ देखा गया, हर जगह ये खबर है कि यश और रश्मि डेट कर रहे हैं। ये सुन रश्मि ने फोटो को ध्यान से देखा। यश चोपड़ा से वो काफी टाइम से नहीं मिली थी। वो काफी बदल गया था, उसने अपना सारा बिजनेस दिल्ली से शिमला शिफ्ट कर लिया था और वहां पर वो काफी अच्छा कर रहा था और रश्मि अब मॉडलिंग कर रही थी। उसकी कंपनी ने भी उसके साथ कोलैब किया था, रिजल्ट काफी अच्छे थे। इस बार रश्मि और यश अलग अलग थे। नेहा के हिसाब से रश्मि का युवांश मुल्तानी के साथ कुछ चल रहा था। रश्मि ने अपना कोट कुर्सी के पीछे टांगा और बैठते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम एक बार युवांश मुल्तानी के बारे में पता करो और मेरा एक अपॉइंटमेंट फिक्स करो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ। आकाश ने ओके कहा और उसे आज का शेड्यूल बताने लगा। कुणाल ऑफिस आया और जीत से बोला, रूही क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, मुझे सबकी रिपोर्ट चाहिए और अगर वो हॉस्पिटल जाते तो मुझे तुरंत बताना। जीत ने ओके कहा और उसे आज क्या क्या करना है बताने लगा। धीरे धीरे सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम। रूही ऑफिस से निकली और घर आकर चेंज किया और इनायत और शिवांश की शादी के लिए निकल गई। रूही जब वेन्यू पर आई तो काफी कम लोग वहां पर थे, पर जितने भी लोग वहां पर थे उन्हें देख कोई भी आम इंसान हैरान हो जाता। रूही ने इनायत और शिवांश को बधाई दी और नेहा के बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। नेहा ने रूही का चेहरा देखा जो कुछ ज्यादा ही खिला हुआ था, तो उसने पूछा, कुछ अच्छा हुआ है क्या? नेहा के सवाल करने पर अमन भी रूही की तरफ देखने लगा। रूही ने अपने माथे को मसलते हुए कहा, बुरा हुआ है। ये सुन नेहा ने अपनी आंखें तिरछी करते हुए पूछा, कुणाल ने कुछ किया? निशांत ने आते हुए कहा, कुणाल ने क्या किया? युवंश ने रूही के बगल में बैठते हुए कहा, मारना है क्या उसको? अमन ने युवांश को एक आलसी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, कोशिश करो। ये सुन युवांश ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या डरता हुआ क्या तुमसे मैं अमन सिंह ठाकुर? रूह बता क्या किया उस नए नेता ने? सभी की बातें सुन रूही ने जोर से कहा, चुप, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन निशांत ने कहा, वाह मैं चाचा बनने वाला हूँ। कांग्रेट्स दी। युवांश ने रूही को बोर होकर देखते हुए कहा, तो इसमें दुख की क्या बात है? तुम खुश नहीं, कहो तो डॉक्टर ढूंढूं। तभी एक चार्मिंग आवाज सभी के कानों में पड़ी, युवांश मुल्तानी कहो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लाश तुम्हारे घर पहुंचा दूं। चैप्टर 88 घर पहुंचा दूं। प्रेजेंट डे। सोती थी रूही को देख कुणाल ने उसके माथे को चूमा, तभी उसका फोन बजा। कुणाल ने फोन उठाकर देखा कॉल उसके असिस्टेंट का था। उसकी कॉल उठाया और बोला, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन कर रहे हो जीत? जीत ने दूसरी तरफ से कहा, सर आज आपको भाषण देना है, कल हमने इस बारे में बात किया था। ये सुन कुणाल ने एक गहरी सांस ली और बोला, कब निकलना है? जीत ने कहा, 11 बजे से आप पैदल यहाँ से चलते हुए वहां तक जाएंगे, मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया गया है। कुणाल ने ओके कहा और फोन काट दिया। कुणाल ने सोती हुई रूही को गले लगाया और अपनी आंखें बंद कर खुद भी सो गया। कुणाल की आंख अलार्म के बजने पर खुला। उसने अलार्म बंद किया और फ्रेश अप होने चला गया। रूही की नींद चाय की खुशबू सूंघ खुली। वो अपनी आंखें मलते हुए बैठी और बोली, मेरी चाय। कुणाल ने रूही सामने चाय का कप किया तो रूही ने कप ले लिया और एक घूंट पीते हुए बोली, वाह। कुणाल रूही को अम्यूज होकर देख रहा था। रूही ने अपनी आंखें खोल उसे देख कहा, थैंक्स, तो कुणाल बालकनी में जाते हुए बोला, अब बिस्तर से उठो। रूही भी उसके पीछे बालकनी में आए और कुणाल के बगल वाली कुर्सी पर बैठ सूरज को उगते हुए देखने लगी। कुणाल ने आज का न्यूज़पेपर उठाया और पढ़ने लगा।
कुछ देर दोनों शांति में बैठे हुए थे, तभी कुणाल ने शांति को तोड़ते हुए कहा, इनायत और शिवांश शादी कर रहे हैं। नेहा ने कहा, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा तो तुम्हें बता दूं। रूही ने ये सुना तो उसकी तरफ देख बोली, कब? कुणाल ने कहा, आज। नेहा को भी कल ही पता चला, उसने शिवांग की अच्छी पिटाई लगाई थी। अमन के हिसाब से नेहा को अमन को शिवांश को पीटने देना चाहिए था। ये सुन रूही को हंसी आ गई और उसने कहा, बेचारे शिवांश की तो हालत खराब हो गई होगी। इस पर कुणाल ने एक स्मर्ट के साथ कहा, वो बेचारा बस इतने से नहीं बना, उसने नेहा से पिटाई खाने के बाद नेहा के कंप्यूटर में वायरस छोड़ दिया तो अमन ने बेचारे के हर डिवाइस में ईशा से कह वायरस डाल दिया। ये सुन रूही ने हंसते हुए कहा, शिवांश सच में बेचारा है, पहले शादी करने के लिए पीटा, फिर अपना पूरा सिस्टम ही बर्बाद करवा लिया। रूही को हंसते हुए सके कुणाल के होठों पर भी एक मुस्कान छा गई और उसने रूही के एक लट को उंगलियों में फंसाते हुए कहा, क्या मैंने आज तुम्हें बताया कि तुम हंसते हुए कितनी सुंदर लगती हो? रूही ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, नहीं। तो कुणाल बोला, तुम हंसते हुए ऐसी लगती हो जैसे सुबह की पहली किरण, अंधेरे में चांद की रोशनी, बारिश में पानी की बूंदे। ये सुन रूही ने कुणाल के उंगलियों से अपने बाल निकाले और उसके नाक को दबाते हुए बोली, कुणाल जय सिंह, तुम शायरी कब से बोलने लगे? कुणाल ने उसके हाथ को अपने नाक से हटाया और उसे चूमते हुए बोला, जब से तुमसे शादी की। ये सुन रूही ने अपना हाथ उसके हाथ से निकाला और होठों पर एक हल्की किस देते हुए खड़ी हुई और बोली, सुबह सुबह इतनी चीजी बातें मत करो वरना कहीं मुझे शुगर ना हो जाए। कुणाल ने जाती हुई रूही का कलाई पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच बोला, अगर किस करना ही है तो अच्छे से करो बीवी जी, बोल उसने अपने होठों को रूही के होठों से मिला दिया। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। रूही ने रिसेप्शनिस्ट के विश करने पर अपना सर हिला दिया और लिफ्ट से अपने ऑफिस की तरफ चल दी। ऑफिस में आकर रूही ने आकाश को विश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आकाश, आज का शेड्यूल बताओ। आकाश ने भी रूही को विश किया और बोला, गुड मॉर्निंग रूही, शेड्यूल बताने से पहले तुम्हें ये देख लेना चाहिए। बोल उसने एक फोटो उसे दिखाते हुए कहा, कल रश्मि राजवंश को यश चोपड़ा के साथ देखा गया, हर जगह ये खबर है कि यश और रश्मि डेट कर रहे हैं। ये सुन रश्मि ने फोटो को ध्यान से देखा, यश चोपड़ा से वो काफी टाइम से नहीं मिली थी, वो काफी बदल गया था, उसने अपना सारा बिजनेस दिल्ली से शिमला शिफ्ट कर लिया था और वहां पर वो काफी अच्छा कर रहा था और रश्मि अब मॉडलिंग कर रही थी। उसकी कंपनी ने भी उसके साथ कोलैब किया था, रिजल्ट काफी अच्छे थे। इस बार रश्मि और यश अलग अलग थे। नित्या के हिसाब से रश्मि का युवांश मुल्तानी के साथ कुछ चल रहा था। रश्मि ने अपना कोट कुर्सी के पीछे टांगा और बैठते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम एक बार युवांश मुल्तानी के बारे में पता करो और मेरा एक अपॉइंटमेंट फिक्स करो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ। आकाश ने ओके कहा और उसे आज का शेड्यूल बताने लगा। कुणाल ऑफिस आया और जीत से बोला, रूही क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, मुझे सबकी रिपोर्ट चाहिए और अगर वो हॉस्पिटल जाते तो मुझे तुरंत बताना। जीत ने ओके कहा और उसे आज क्या क्या करना है बताने लगा। धीरे धीरे सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम। रूही ऑफिस से निकली और घर आकर चेंज किया और इनायत और शिवांश की शादी के लिए निकल गई। रूही जब वेन्यू पर आई तो काफी कम लोग वहां पर थे, पर जितने भी लोग वहां पर थे उन्हें देख कोई भी आम इंसान हैरान हो जाता। रूही ने इनायत और शिवांश को बधाई दी और नेहा के बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। नेहा ने रूही का चेहरा देखा जो कुछ ज्यादा ही खिला हुआ था, तो उसने पूछा, कुछ अच्छा हुआ है क्या? नेहा के सवाल करने पर अमन भी रूही की तरफ देखने लगा। रूही ने अपने माथे को मसलते हुए कहा, बुरा हुआ है। ये सुन नेहा ने अपनी आंखें तिरछी करते हुए पूछा, कुणाल ने कुछ किया? निशांत ने आते हुए कहा, कुणाल ने क्या किया? युवंश ने रूही के बगल में बैठते हुए कहा, मारना है क्या उसको? अमन ने युवांश को एक आलसी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, कोशिश करो। ये सुन युवांश ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या डरता हुआ क्या तुमसे मैं अमन सिंह ठाकुर? रूह बता क्या किया उस नए नेता ने? सभी की बातें सुन रूही ने जोर से कहा, चुप, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन निशांत ने कहा, वाओ मैं चाचा बनने वाला हूँ। कांग्रेट्स दी। युवांश ने रूही को बोर होकर देखते हुए कहा, तो इसमें दुख की क्या बात है? तुम खुश नहीं? कहो तो डॉक्टर ढूंढूं। तभी एक चार्मिंग आवाज सभी के कानों में पड़ी, युवांश मुल्तानी कहो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लाश तुम्हारे घर पहुंचा दूं। चैप्टर 89 हंसी मजाक और वो सब। रूही ने कुणाल की बात सुन युवांश की तरफ देखा जो अब कुणाल को मार देने वाली नजरों से सके रहा था। नेहा ने कुणाल की बात पर भौहें उठाते हुए पूछा, तुम रिलेशनशिप में हो? युवांश ने नेहा का सवाल सुन उसकी तरफ देख कहा, नहीं वो भाग गई। ये सुन निशांत ने हंसते हुए कहा, तुम इसी लायक हो।
कुणाल ने युवांश और रूही के बीच एक कुर्सी रखते हुए उस पर बैठ रूही के हाथ को पकड़ एक मुस्कान के साथ कहा, क्या मैंने तुम्हें आज बताया तुम कितनी सुंदर हो? युवांश ने उल्टी करने का नाटक करते हुए कहा, इतनी पुरानी पिकअप लाइन कौन बोलता है? कुणाल ने उसे इग्नोर किया और रूही से आगे कहा, एकदम मेरी लग रही हो। अमन ने कुणाल की तरफ डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहा, सच में यही दिन देखना बाकी था। नेहा ने अमन की हाँ में हाँ मिलते हुए कहा, सच कहा, कुणाल से इससे अच्छी उम्मीद थी। यक। रूही ने नेहा और अमन को घूरते हुए कहा, एक और शब्द बोलो, तुम दोनों की बातें सभी को बताती हूँ। ये सुन निशांत और युवांश की आंखें चमक गई और उन दोनों ने रूही से कहा, दी बताओ ना। कुणाल ने रूही के कंधे पर सर रखते हुए कहा, मैं आज बहुत थक गया था तब भी यहाँ आया और देखो सब मुझे परेशान कर रहे हैं। रूही ने उसके पीठ को थापक पाते हुए कहा, तो घर जाना चाहिए था ना। कुणाल ने उसके गले पर किस कर कहा, पर वो तो यहाँ है जिसके कंधे पर मैंने सर रखा है। नेहा ने अपना जूस का ग्लास पटकते हुए चिढ़कर कहा, रूही अपने पति को समझा ले वरना आज इसका खून हो जाएगा। अमन ने नेहा को शांत करते हुए कहा, तुम क्यों अपने हाथ गंदे करोगी? मैं हूं ना। युवांश ने चारों को देखा और उठते हुए कहा, तुम चारों दोस्त के नाम पर थू हो। विराट आते हुए बोला, क्या हुआ युवांश, इतने गुस्सा क्यों हो? विराट को देख युवांश ने चारों की तरफ इशारा कर कहा, देख बेशर्म पीडीए दिखा रहे हैं जब मैं ये बता रहा था कि रश्मि फिर भाग गई। ये सुन विराट के साथ सभी हंसने लगे। विराट ने नेहा के सर को थपथपाया और फिर रूही के और बैठते हुए बोला, मैं बता रहा हूँ रश्मि तेरे हाथ नहीं आने वाली, उसे मैंने भी नहीं देखा काफी टाइम से, कितने साल हो गए, 3 या 2 ऐसा कुछ, बल्कि निहारिका उसे अपने नए प्रोडक्ट के लिए ऑफर भी दे रही थी पर उसने मना कर दिया। रूही ने अपना जूस पीते हुए कहा, आजकल वो यश चोपड़ा के साथ है, मीडिया में रूमर चल रहा है कि वो शादी करने वाली है या ऐसा कुछ। रूही की बात पर निशांत ने हंसते हुए कहा, लो भाई, जिसके पीछे सालों से पड़े हो वो तो किसी और के पास उड़ चली। पर नेहा और कुणाल रूही को गहरी नजरों से देखने लगे। दोनों को पता था कि रूही किसी पर भी ऐसे ही ध्यान नहीं देती तो रश्मि पर क्यों। विराट ने युवांश को बैठने का इशारा किया और बोला, बैठ जा भाई, वैसे निहारिका नील के साथ आज उसे भी शायद लेकर आएगी। ये सुन युवांश ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, भला रश्मि, निहारिका उस चुड़ैल के साथ क्यों आएगी? निहारिका ने युवांश के बम पर लात मारते हुए कहा, क्या बोला साले? नील नेहा के पास आया तो नेहा ने उसे खड़े होकर गले लगा लिया और पूछा, कैसे हो? नील ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अच्छा। तो नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छे हो तो गाल खिंचोगे। अमन ने नेहा की कलाई पकड़ अपने पीछे किया और एक मुस्कान के साथ उसे देखते हुए दांत पिसते हुए बोला, कैसे हो नील? नील ने अमन को गेल लगा कर कहा, अच्छा हूँ भाई। युवांश ने निहारिका को घूरते हुए कहा, निहारिका राजवंश क्या था ये? निहारिका ने उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहा, ये था। विराट ने निहारिका और युवांश को लड़ते देख कहा, ये दोनों नहीं सुधरेंगे। निशांत ने हाँ में सर हिलाया और बोला, लेकिन इससे ये बात नहीं बदलती कि निहारिका सच में चुड़ैल है। रूही ने निशांत को घूरते हुए कहा, मैनस निशांत, अरे भाई दुल्हा दुल्हन कहाँ है? बोलते हुए चश्मा पहने एक लड़की जीन्स और टी शर्ट में आते हुए बोली, वो लड़की च्युइंगम खा रही थी। अमन ने उस लड़की को देखा तो उसने अपनी दाई भौंही को उठाते हुए कहा, ईशा, तुम यहाँ? ईशा जो गलती से बैक डोर से आई थी और आते हुए वेटर से टकरा अपना चश्मा भी थोड़ी देर को खो दिया था, वो गलत दिशा में देखते हुए पूछ रही थी कि मंडप कहाँ है, जानकी वो उसके पीछे था। इनायत और शिवांश की अभी रस्में चल रही थी, तो दोनों का ध्यान इस तरफ नहीं गया। अमन की आवाज सुन ईशा ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें चमक गई और उसने उसके पास आते हुए एक्साइटेड होते हुए कहा, बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अमन ने उसे अपनी लेजी पर डेंजरस स्माइल के साथ देखते हुए पूछा, बॉस। तो ईशा ने अपने सर पर मारते हुए कहा, अरे मतलब सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमन ने पूछा, यही सवाल मैं पूछूं तो? ईशा ने अपने बैग के स्ट्रिप्स को पकड़ नर्वसली कहा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है आज, उसने मुझे यही का लोकेशन भेजा था। ये सुन अमन ने उसे सवालिया नजर से देखा तो उसने अपन मुंह जैसे ही कुछ बोलने के लिए खोला कि पीछे से इनायत ने उसे पुकारा, ईशा। ईशा मुड़ी और इनायत को दुल्हन के जोड़े में देख कूदते हुए बोली, इनायत, मेरी जान, कितनी सुंदर एक रही है तू। अभी भी मौका है, दोनों भागा चलते हैं, बाकी का मैं देख लूंगी। ये सुन शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, क्या मैडम, एक तो इतने साल बाद ये मानी है और तुम इसे भागने की बात कर रही हो? समझ क्या रखा है मुझे? ईशा ने अपना चश्मा सही करते हुए कहा, लुक खा। ये सुन इनायत ने उस ईगल लगाते हुए कहा, आई मिस्ड यू, वेयर वर यू ऑल दीज ईयर्स? ईशा ने उसे टाइटली गले लगाते हुए कहा, काम पर।
तभी निशांत ने चिल्लाते हुए कहा, तू चोरनी, तूने ही मेरा पर्स और मेरे कपड़े चुराए थे ना दुबई में। तभी तो मैं सोच रहा था कि कहाँ देखा है मैंने इस लड़की को। बोलते हुए निशांत ने नित्या की तरफ देख कहा, दी यही है वो चोर। इसी ने मुझे कुछ पिलाकर एक कमरे में बिना पैसे और कपड़े के छुड़ा था। इसने मेरा फोन भी चुरा लिया था। निशांत की बातें सुन ईशा जम गई और फिर निशांत को घूरते हुए बोली, और तुम जो मुझे मेरे चश्मे के लिए परेशान कर रहे थे, और क्या चश्मा पहना है तो क्या बुद्धू दिखती हूँ। बोल ईशा ने अमन की तरफ देख कहा, सर यही लड़का है जिसकी वजह से मैंने 2 प्रोजेक्ट में गड़बड़ की थी। आपने कहा था कि आपने अगर इसे पकड़ा तो छोड़ोगे नहीं, तो अब इसे आप सबक सिखाओ। कुणाल ने रूही के कान में कहा, ये सब कहा जा रहा है। रूही ने उससे कहा, अमन की तरफ। अमन निशांत के अगले सारे प्लान को मिट्टी में मिला देगा और अब निशांत की खैर नहीं, निया उसका सर फोड़ देगी। ये सुन दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और दोनों को हंसी आ गया। कुणाल ने रूही के कान में कहा, लेट्स हैव दिस बेबी। चैप्टर 90 मास्टर अमन, शादी कब करे? रूही ने ये सुना तो उससे दूर होते हुए बोली, कुणाल इट्स इम्पॉसिबल। बोल वो खड़ी हुई और इनायत और शिवांश को गले लगा बाहर जाने लगी तो कुणाल ने सभी को बाय कहा और उसके पीछे जाते हुए बोला, तुम ना तो कुछ बताती हो ना ही कुछ जताती हो। रूही, रूही। कुणाल रूही को बुलाता रहा लेकिन रूही अपने गाड़ी में बैठ जाने लगी तो कुणाल दूसरी तरफ पैसेंजर सीट पर बैठते हुए बोला, रूही बताओ तो सही प्रॉब्लम क्या है? रूही ने कुणाल की आंखों में देखते हुए कहा, मैं हमारे बच्चे को ऐसी दुनिया में नहीं लाऊंगी जहां उसे कुछ भी हो सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा। बोल रूही ने गाड़ी स्टार्ट की। कुणाल रूही की बात सुन हैरान था, लेकिन कुछ सोच बोला, रूही हमारे बच्चे को हम सेफ रखेंगे। हम दोनों ने हो कितना कुछ कमाया है, वो बच्चा राज करेगा, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुन रूही ने सामने देखते हुए कहा, तुम्हारे और मेरे बहुत दुश्मन हैं, और अगर ये काम है तो अमन और निया उन दोनों के दुश्मन भी है और हम दोनों ही उन दोनों से जुड़े हैं। ये सुन कुणाल ने कहा, पर रूही ये भी तो सोचो ना कि हमारे दुश्मन है तो क्या हुआ, वो हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो आज ही हम दोनों ये सब छोड़ कहीं और चलते हैं जहां हमें कोई नहीं जानता हो। रूही ने गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हुए कहा, और अगर वहां पर भी वो बच्चा अच्छे से नहीं रहा, उसे किसी ने चोट पहुंचाया तो तब क्या करोगी तुम? कुणाल ने रूही की बता सुन हैंड ब्रेक को खींचा और गाड़ी बीच रास्ते में एक झटके के साथ रुकी, तो रूही ने उसे हैरानी में देखा। कुणाल ने रूही को घूरते हुए अपनी ठंडी आंखों से उसे देखते हुए पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि हमारे बच्चे का कोई दुश्मन होगा? केयर होगा तो मैं या तुम, कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। रूही ने कुणाल का सवाल सुन उसकी तरफ देखा और गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से चिल्लाकर बोली, क्योंकि मुझे और निया को कोई नहीं बचा पाया था। बूम। रूही ने जैसे ही ये कहा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, और कुणाल उसे कंफ्यूजन से देखने लगा, और धीरे धीरे बोलते हुए शांत भाव से पूछा, तुम्हें और निया को क्या हुआ था? मैं तुम दोनों को अब काफी समय से जानता हूँ और तुम दोनों के बचपन से अब तक जो कुछ हुआ उसमें निया के साथ जो हुआ वो जानकर मुझे इतना तो पता है कि उसके साथ काफी कुछ हुआ, पर तुम्हारे साथ क्या हुआ? और निया को उसने खुद नील और निहारिका के साथ मिलकर बचाया, बाद में ओल्ड मैडम मुल्तानी ने उसकी मदद की। निया का टैलेंट देख रणविजय दत्ता ने भी उसका सीक्रेट सबसे छुपा कर रखा, उसका नाम अब किसी भी फाइल में नहीं, जिसे पढ़ उसे कोई नॉर्मल ना समझे। पर तुम्हारे साथ क्या हुआ? रूही के हाथ कुणाल की सारी बातें सुन धीरे धीरे कांपने लगे, उसकी सांस धीरे धीरे आनी बंद हो रही थी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रूही को लगा जैसे वो कहीं बंद हो गई हो। कुणाल ने रूही का हालत देखा तो उसकी आंखें फैल गई और उसने धीरे से कहा, डैम इट। बोल उसने रूही के गाल थपथपाते हुए उसे शांत करते हुए बोला, रूही, रूही शांत, शांत। गहरी सांस लो, मैंने कुछ नहीं सुना, तुमने कुछ कहा, मैंने कोई सवाल नहीं किया। ओके, शांत गहरी सांस ल, धीरे धीरे, मेरे साथ करो, सांस अंदर सा बाहर करती रहो। धीरे धीरे रूही की हालत सुधरने लगी, अब तक रूही पसीने में तर हो चुकी थी। कुणाल गाड़ी से निकला और रूही की साइड आकर उसे अपनी बाहों में उठा, उसे पैसेंजर सीट पर बिठाया, सीट बेल्ट लगा, खुद ड्राइवर की सीट पर बैठा और गाड़ी चलाने लगा। पूरे रास्ते ना कुणाल ने कुछ कहा ना रूही ने। रूही कुणाल को देखते देखते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अपार्टमेंट बिल्डिंग में के सामने आकर कुणाल ने गाड़ी पार्किंग में लगाया, सोती हुई रूही को संभाल कर बाहों में उठा, लिफ्ट में आया और अपने अपार्टमेंट पहुंच उसे बिस्तर पर लिटाया, उसके हिल्स निकाल नीचे रखा और कंबल उड़ा उसके हाथ को लेकर उसके बगल में बैठ गया। सोती हुई रूही काफी शांत लग रही थी, बहुत प्यारी। कुणाल ने रूही के हाथ को चूम उसके चेहरे को देखते हुए मन में बोला, क्या छुपा रही हो रूही? ऐसा क्या है जो तुम्हें इस कदर परेशान कर देता है? क्यों नहीं बता सकती मुझे?
पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं अब पता करके रहूंगा कि क्या है ऐसा जो तुम्हें इस कदर परेशान कर देता है। कुणाल ने रूही के हाथ को कंबल के अंदर रखा और उसके पेट को कंबल के ऊपर से चूम कर बोला, चिंता मत करो, पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और मम्मी बस तुमसे इतना प्यार करती है कि वो डरती है कि कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। और मम्मी तुम्हें बचा नहीं पाई तो। मम्मी तुमसे पापा से ज्यादा प्यार करती है जैसे पापा मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ वेडिंग हॉल में नेहा ने कुणाल और रूही के ऐसे जाते देखा तो अमन से बोली, क्या वो मोटू को परेशान कर रहा है। अमन ने भी कुणाल को देखा जो रूही को बुला रहा था और बोला, रूही उसे परेशान कर रही है लेकिन हो सकता है वो उसे परेशान कर रहा हो। ये सुन नेहा ने अमन की तरफ देख कुछ सोचते हुए पूछा, क्या मोटू उसे फाइनली डाइवोर्स देना चाहती है। अमन ने ये सुन अपनी उंगली टेबल पर टक टक करते हुए कुछ सोचकर कहा, शायद वो अबॉर्शन करना चाहती है और नहीं भी, लेकिन कुणाल वो बच्चा चाहता है तो दोनों में लड़ाई चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो उसे डाइवोर्स देना चाहती हो। नेहा ने ये सुन कुर्सी से सर लगाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है उसे भी कोई सपना आया होगा, क्योंकि वो जिस तरीके से चाइल्ड वेलफेयर में करोड़ों डोनेट करती है और बच्चों के साथ घंटों बिता सकती है, मुझे नहीं लगता कि उसे अपना बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है उसे अपना बच्चा सच में नहीं चाहिए। अमन ने कुछ देर सोचा और बोला, हो सकता है उसके सपने में कुछ ऐसा हुआ हो कि वो अपना बच्चा इस दुनिया में नहीं लाना चाहती हो, या सच में उसे कोई बच्चा नहीं चाहिए। ये सुन नेहा ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हो सकता है और कुणाल को ये सब नहीं पता। अमन ने वाइन पीते हुए कहा, पक्का नहीं पता। नेहा ने कुछ सोचा और फिर अमन को चमकती आंखों से देखते हुए उससे बोली, तुम्हें बच्चा चाहिए। ये सुन अमन ने एक चार्मिंग स्माइल के साथ उसे देखते हुए अपने वाइन का एक घूंट लेकर कहा, बच्चा चाहिए तो, लेकिन उसके लिए शादी करना होगा, फिर हम 1, 2 या 10 बच्चे भी कर सकते हैं, और तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी, और तुम्हें अपने पास रखने के लिए बच्चे इतने भी बुरे नहीं। सोचते हुए अमन ने आगे कहा, तो शादी कब करे। ये सवाल सुन नेहा ने उसकी तरफ देख कुछ सोचते हुए कहा, जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ वो जल्द ही पूरा हो जाएगा तो तब करे। अमन ने अपने वाइन का एक और घुट लिया और वेडिंग प्लानर का कार्ड कहाँ रखा है सोचते हुए बोला, बिल्कुल। चैप्टर 91, तेरी बहन तेरे लिए दुनिया जला देगी। एक हफ्ते बाद रूही अनाथालय में बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। रूही ने एक बच्चे को पेड़ के पीछे से पकड़ते हुए उसे गोद में उठाकर हंसते हुए कहा, पकड़ लिया। उस बच्चे ने हंसते हुए कहा, दीदी गुदगुदी हो रही है। रूही ने उसको गोद में लेते हुए कहा, गुदगुदी हो रही है, अब बताओ अब और हो रही है। बोलते हुए रूही ने उसके पेट में गुदगुदी करने लगी। उस बच्चे ने रूही के कंधे पर सर रखते हुए कहा, दीदी मत करो। ये सुन रूही ने उसे नीचे उतारा और होठों पर उंगली रखते हुए बोली, अब शांत रहना, बाकियों को भी पकड़ना है। बोल वो उस बच्चे के साथ बाकियों को भी पकड़ने लगी। धीरे धीरे दोपहर से शाम होने लगी। रूही सभी बच्चों के साथ बैठी आइसक्रीम खा रही थी कि तभी नेहा एक कार्ड लेकर आते हुए बोली, मोटू। रूही ने बच्चों से बातें करते हुए उसकी तरफ देखा तो नेहा ने अपने हाथ में लिए कार्ड को उसकी तरफ हिलाया। कार्ड को देख रूही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने उसके पास एक्साइटेड होकर आते हुए कहा, छोटू की बच्ची तू शादी कर रही है। नेहा ने उसको गले लगाते हुए कहा, हाँ अमन और मैंने डिसाइड किया कि हम अगले महीने शादी करेंगे, तो बाकी की चीजें तुझे देखनी है। उसका कहना है कि वो मुझे अगले हर जन्मों के लिए बुक करना चाहता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी करेंगे, क्योंकि उसका मन है कि उसकी शादी ऐसी हो जैसे कोई फेस्टिवल, क्योंकि वो चाहता है कि हमारी वेडिंग सब सेलिब्रेट करे, तो हम शादी करेंगे, निगाह करेंगे, क्रिश्चियन स्टाइल वेडिंग और पंजाबी वाली हर टाइप की शादी करेंगे, तो तुझे सब देखना है, बाद 1 महीना है तेरे पास। नेहा की बात सुन रूही उससे दूर हुई और उसे चमकती हुई आंखों से देखते हुए बोली, वाह सेकंड मास्टर अमन तो मजनू बने हुए हैं तेरे प्यार में। क्या बात है। ये सुन नेहा ने अरोगेंटली कहा, तो उसकी लैला पर मजनू मारेगा नहीं तो क्या करेगा। वैसे भी नेहा जिससे प्यार करती है वो उसके लायक होता है, और अमन, ही इज द फ्रिक्शन मैन दैट एवरी वुमन वांट्स, बट ही इज ओनली माइन एंड ही इज नॉट फ्रिक्शन, ही इज रियल। ये सुन रूही ने उसके गाल खींचते हुए कहा, ओह मेरी छोटू तो खमंडी हो गई है। क्या बात है, लगता है कुणाल से अच्छे से बात करना पड़ेगा। ये सुन नेहा के चेहरे से सारे भाव गायब हो गए, और उसने अपने पीछे खड़े आदमियों को बच्चों को चॉकलेट्स बांटने को बोला और रूही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ गाड़ी की तरफ लाए और गाड़ी का दरवाजा खोल बोली, बैठ बात करनी है। रूही ने उसे कंफ्यूजन से देखते हुए कहा, क्या हुआ नेहा। नेहा ने इस बार रूही को घूरते हुए बैठने का इशारा किया तो रूही बैठ गई और नेहा ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोली, तुझे कोई सपना आया था कि तू किसी के कंट्रोल में है, या पूरी दुनिया बस किसी 2 लोगों के इर्द गिर्द घूमती हो। ये सुन रूही के हाथ कांपने लगे और उसका हंस खिलखिलाता चमकता चेहरा फीका पड़ गया।
ये देख निया ने उसका है पकड़ कहा, हम उस दुनिया में नहीं है को सब एक बुरा सपना था, और सपनों को भूल जाया जाता है, सपना सपना है असलियत नहीं रूही। नेहा की बात सुन रूही ने उसे आंसू भरे आंखों से देखते हुए कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या पता आगे जिंदगी में हम फिर अपनी जिंदगी को कंट्रोल ना कर पाए। ये सुन नेहा ने उसकी भूरी आंखों में अपनी काली आंखों से देखते हुए साफ साफ कहा, मैं फिर समय में पीछे आकर तुझे बचा लूंगी। याद रख तू नेहा की बहन है, और तेरी बहन खुद पागल हो जाएगी लेकिन इस बार तुझे या तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। मैं हर बार 100 बार तेरे लिए हमारे लिए दुनिया से क्या भगवान से भी लड़ सकती हूँ, पर तुझे खुद अपने डर से लड़ना है, और याद रख तेरे डर और असलियत के बीच में हूँ। नेहा की बात सुन रूही को सब याद आने लगा कि कैसे नेहा उससे दूर हो गई ताकि वो उसे कुछ कर ना दे, और फिर कैसे सपना आया, सपने में क्या क्या हुआ, सब याद करते हुए रूही रोने लगी। ये देख नेहा ने उससे गले लगा लिया और बोली, तुझे ये बच्चा नहीं चाहिए तो मैं आज ही तेरा अबॉर्शन करा सकती हूँ। कुणाल कुछ नहीं कर पाएगा, पर वो आदमी तुझसे बहुत प्यार करता है, वो कल रिजाइन देने वाला है क्योंकि तूने कहा कि तुझे यहाँ सेफ नहीं लगता। वो अपना सब छोड़ तेरे साथ पहाड़ों में जाने की तैयारी कर रहा है। क्या तू चाहती है कि कुणाल सब खो दे और तेरा डर जीत जाए? नेहा की बात सुन रूही उससे दूर हुई और उसे हैरानी से देखने लगी तो नेहा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कुणाल तेरे लिए कुछ भी कर सकता है, अमन को उसकी चिंता है और मुझे भी। तू उसे सब बता दे, और तेरे सब बताने के बाद अगर उसने तुझे कुछ भी कहा या कुछ किया जिससे तुझे चोट पहुंचे तब तू इस बच्चे को शांति से अबॉर्ट कर सकती है, और अगर उसने तुझे एक्सेप्ट किया तब जो करना होगा वो उसमें तेरा साथ देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरी बहन है जो हमेशा तेरे पीछे तेरे लिए कुछ भी करने को है। तू कहेगी तो कल मैं दुनिया को आग लगा दूंगी। ये सुन रूही ने उसे गले लगाते हुए कहा, वो मुझे पागल कहेगा? नेहा ने उसके बाल संवारते हुए कहा, मैं उसे पागल कर दूंगी। रूही ने उसके पीठ पर मारते हुए कहा, तू नहीं करेगी ऐसा। नेहा ने उससे दूर होते हुए आंसू पोंछते हुए कहा, याद रख तेरी बहन तेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तुझे बस इतना याद रखना है और फिर मैं जानती हूँ तू सब संभाल लेगी। कुणाल को सब बता दे, वो तुझसे बहुत प्यार करता है, वो समझेगा। ये सुन रूही ने अपने होठ चबाते हुए कहा, सच? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच। चैप्टर 92 व्हेन रूही कन्फेस। आज कुणाल काफी थका हुआ था, उसको आज काफी कुछ संभालना था। कुणाल ने घर में कदम रखा तो देखा रूही रेड साड़ी पहने टेबल पर खाना लगा रही थी। कुणाल ने जूते बदले और स्लीपर्स पहन अंदर आया। अपन बैग सोफे पर रख कैंडल जलाती रूही के कमर में हाथ डाल उसके कंधे पर सर रखते हुए उसके कान पर किस करते हुए बोला, आज कुछ स्पेशल है। रूही ने कैंडल जलाती हुए कहा, हम कभी डेट पर नहीं गए, तो सोचा क्यों ना आज कैंडल नाइट डिनर करे। काम कैसा था? पूछते हुए रूही को नेहा की बातें याद आ रही थी और उसके दिल में नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी। कुणाल ने रूही के कंधे में आपन मुंह छुपाते हुए कहा, काम थकावट भरा था पर घर आकर देखा तो लगा मेरी सारी थकावट दूर हो गई है। बोलते हुए कुणाल ने उसके गालों को चूम लिया। रूही मुड़ी और कुणाल के गले में हाथ डाल बोली, ऐसा क्या, मैं तुम्हारी कोई एनर्जी बार हूँ? कुणाल ने उसके होठों पर हल्की किस करते हुए कहा, हाँ, मेरी पर्सनल एनर्जी पैक। रूही ने उसके होठों पर हल्का किस किया और बोली, जाकर चेंज कर लो और आओ फिर डिनर करते हैं। ये सुन कुणाल ने उसके दोनों गालों पर किस किया और बोला, जो हुक्म मेरी मलिका। बोल वो वहां से चला गया। जल्द ही कुणाल वापस आया सफेद लूज शर्ट में पैंट पहने। रूही ने सभी लाइट्स पहले ही बंद कर दी थी, बाहर हल्की लाइट्स चल रही थी। कुणाल रूही के सामने बैठा और दोनों बातें करते हुए खाना खाने लगे। जल्द ही दोनों ने खाना खत्म किया और फिर रूही ने अलेक्सा से गाना लगाने को कहा और दोनों डांस करने लगे। जल्द गाना भी खत्म हुआ लेकिन रूही और कुणाल दोनों एक दूसरे के बाहों में खोए डांस कर रहे थे। कुछ देर सोच रूही ने अचानक से कहना शुरू किया, मैं जब 18 साल की थी तो मुझे एक दिन एक अजीब सा सपना आया था। उस सपने में मैं एक जगह कैद थी सालों तक। जब मैं आज़ाद हुई तो मुझे लगा मैंने अपनी आज़ादी खो दी, क्योंकि जब मैं कैद में थी तो मैं कम से कम अपनी मर्जी का तो कर सकती थी सिवाय बाहर ना जाने के, लेकिन जब मैं बाहर गई तो मैं कैद हो गई। रूही की ये बातें कुणाल को समझ में नहीं आ रही थी। उसने बोलने का कोशिश किया तो रूही उससे दूर हुई और उसके आंखों में देखते हुए नर्वसली कुणाल का हाथ कसकर पकड़ बोली, आज बोलने दो, कुछ मत बोलना, जब मैं बोलना बंद करूं तो जो कहोगे सब सुनूंगी। बोल रूही ने कुणाल के हाथ पर पकड़ मजबूत कर ली, इस डर से कि कहीं वो उसे पागल समझ उसका हाथ ना छुड़ा ले। कुणाल ने नर्वस डरी हुई रूही को देखा और उसका डर समझ उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। ये महसूस कर रूही ने एक गहरी सांस लिया और आगे कहना शुरू किया, मैं उस कैद में करीबन 13 या 14 साल तक थी। जिसने मुझे कैद किया था वो मेरा अपना था। वो अजीब थी। वो मुझे दर्द देती तो खुद को उससे भी ज्यादा चोट पहुंचाती। पर जब बाकी के लोगों को सच्चाई पता चली तो उन्होंने उस लड़की को पागलखाने भेज दिया और मुझे घर ले गए। मैं डरी सहमी नहीं थी।
मैं नॉर्मल थी जैसी अभी, पर उन सब के सामने मैं ऐसा बिहेव करती कि मैं डरी सहमी अनपढ़ गंवार थी, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी थी। मुझे पता होता कि मैं ऐसा नहीं एकत्र चाहती, पर मैं पूरी भी वो सब करती जो मैं नहीं करना चाहती थी। ऐसा लगता मैं खुद में ही कैद थी। धीरे धीरे सब मुझसे नफरत करने लगे और नित्या, बोलते हुए रूही की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने रोते हुए कहा, नेहा ने पागल खाने में सुसाइड कर लिया। ये सुन मैं पागल सी हो गई और मैंने उस इंसान को मारने की लाख कोशिश की जिसके इर्द गिर्द वो पूरी दुनिया घूमती थी, लेकिन हर बार मैं नाकामयाब होती और मुझे भी पागल खाने भेज दिया गया। मेरे माँ बाप मेरी परेशानी, मेरी दुविधा नहीं समझ पाए, मैं उन्हें भी पागल लगती। मेरी बहन जो मुझे समझती वो जा चुकी थी, तो मैंने भी उसी पागल खाने की वार्ड में सुसाइड कर लिया जिसमें उसने किया था। वो दर्द, गले से खून निकलने का एहसास, वो सब कुछ इतना सच था कि मैं जब सोकर उठी तो मैं उन सभी बातों को नकार नहीं सकती थी। बोली हुई रूही ने कुणाल को देख पूछा, मैं इसलिए इस बच्चे को, हमारे बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती खुली। अगर इसके साथ ऐसा कुछ हुआ और हमें पता नहीं चला तो हमारा बच्चा अकेला हो जाएगा। हम क्या करेंगे? कुणाल ने रूही के हाथ से हाथ निकाला तो रूही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कुणाल ने एक मुस्कान के साथ उसे देखते हुए उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं, हमारा बच्चा अगर गाली काम करेगा तो हम उसको समझाएंगे। अगर वो नहीं सुधरा तो हम उसकी गलतियां छुपा देंगे, और अगर इतने से भी कुछ नहीं हुआ तो उसके साथ मिलकर उसकी गलतियों में साथ देंगे, और अगर उसे कुछ हो गया। बोलते हुए कुणाल ने रूही के गालों को पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहा, तो हम पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। बोल कुणाल ने उसके माथे को चूमा और उसे गेल लगाकर बोला, तुम्हारा सपना एक पुराना चैप्टर है जो अब बंद हो चुका है, और उस चैप्टर में मैं नहीं था ना, इसलिए तुम्हें भगवान ने इस नए चैप्टर में भेजा है जिसमें मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे सकूं जो तुम्हें वहां नहीं मिली वो मैं यहाँ दे सकूं। बोल कुणाल ने रूही की आंखों में देखते हुए कहा, जो आंसू भरी आंखों से जिनमें अब एक शांति राहत थी। देखते हुए कुणाल ने कहा, और तुम्हें पागल कहने से पहले मैं खुद को पागल बना देना चाहूंगा, क्योंकि मैं मेरे सपनों में भी तुम्हें, जो मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरी दुनिया है, उसे कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगा जो तुम्हें दुख पहुंचाए। बोल कुणाल ने उसके माथे को चूम एक डू यू नो एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहा, समझी मिसेज जय सिंह? रूही ने गले लगते हुए कहा, समझ गई मिस्टर जय सिंह। कुणाल ने रूही की पीठ को सहलाते हुए उसके बालों को चूमा। कुणाल को पता नहीं था कि जो रूही ने कहा वो सपना था या सच, पर कुणाल बस एक बात जानता था कि रूही की आज की जिंदगी में वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा, क्योंकि कुणाल जय सिंह को अगर रूही ने कहा कि दिन रात है तो वो उस पर भी हाँ कहेगा। उसे मतलब नहीं था कि रूही के पास में क्या हुआ, पर वो ये में शो करेगा कि रूही की आग की जिंदगी में ऐसा कुछ ना हो, और अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी बीवी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, दुनिया बर्बाद करना पड़े तो गम नहीं। कुणाल ने रूही को बाहों में उठाते हुए कहा, तो बच्चे का नाम क्या रखे? रूही ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, लड़की हुई तो कुहू, और लड़का हुआ तो रूहान। कुणाल ने रूही के होठों को चूमते हुए कहा, कुणाल के कू से कुहू, रूही के रू से रूहान, आई लव इट। रूही ने उसके माथे से माथा लगाते हुए कहा, आई कांट इमेजिन हाउ वुड आई हैव लिव्ड दिस लाइफ विदाउट यू एनी मोर मिस्टर जय सिंह। कुणाल ने रूही के होठों को किस कर कहा, एंड आई विल मेक श्योर दैट यू कांट लिव विदाउट मी। चैप्टर 93 द एंड। 29 दिन बाद रूही पीला शरारा पहने अमन को घूरते हुए बोली, अमन मेरी बहन को घूरना बंद करो और कोई गाना तो गाओ यार। रूही ने झल्ला कर कहा तो कुणाल उसके बगल में आया और उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अरे म्यूजिक बजाओ, हमारी बेगम को गाना चाहिए। सभी संगीतकारों ने संगीत शुरू किया। कुणाल ने रूही का हाथ छोड़ा तो रूही गोल गोल घूम उससे दूर चली गई, और कुणाल ने गाना शुरू किया, पत्ता अनारों का, पत्ता चिनारों का, जैसे हवाओं में ऐसे भटकता हूँ, दिन रात दिखता हूँ मैं तेरी राहों में, मेरे गुनाहों में, मेरे सवाबों में शामिल तू, भूली अठन्नी सी, बचपन के कुर्ते में से मिल तू। नेहा का ध्यान अब अमन की वॉलेट आंखों पर नहीं बल्कि गाते और नाचते हुए कुणाल और अदा दिखती रूही पर था। अमन ने ये देखा तो उठते हुए नेहा को देखते हुए गाना शुरू किया तो सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, और नेहा के चेहरे पर मुस्कान और बढ़ गया। इनायत नेहा को हल्दी लगाते हुए बोली, अमन गाना भी गा सकता है। ये सुन नेहा ने उसे प्राउड एक्सप्रेशन के साथ साथ देखा जो कह रहा था, मेरा अमन सब कर सकता है। नेहा का एक्सप्रेशन देख इनायत ने मुंह बना लिया। कैसे बताऊं बातें मैं लैला, रखी है दिल में छुपा के जो लैला, कैसे बताऊं लैला, मजनू कहीं ना हो जाऊं मैं लैला, झूमूं मैं, नाचूं मैं, गाऊं मैं लैला, रंग में तेरे मलंग फिरूं मैं लैला। सभी लोग नाचने लगाने में लग गए। अमन ने नेहा का हाथ पकड़ा यार, उसे अपनी तरफ खींचा और दोनों नाचने लगे। कुणाल के पापा और अमन के दादा, निशांत की दादी, रणविजय जी, एसपी राठौर, सभी अपने बच्चों को हंस खेलता देख खुश थे।
निशांत और ईशा की अब बनने लगी थी, दोनों दोस्त बन गए थे। अमन के कहने पर ईशा रुक गई थी और आज दोनों सभी के साथ नाचने में लगे थे। कुणाल रूही को गोद में उठा गोल गोल उसके साथ घूम रहा था। इनायत और शिवांग एक दूसरे पर हल्दी फेंकने में लगे हुए थे। अमन और नेहा एक दूसरे के सर से सर लगाए एक दूसरे के साथ को इस खुशी के पल को महसूस कर रहे थे। पायल लहंगे में, नेहा सफेद कुर्ते पैजामे में। अमन को अब पूरा पीला हो गया था, दोनों के होठों पर एक मुस्कान थी। शाम में संगीत और मेहंदी का रस्म चल रहा था। अमन नेहा का हाथ पकड़े नेहा के गोरे नाजुक हाथों पर मेहंदी लगा रहा था। इनायत ने शिवांश के सामने हाथ करते हुए कहा, मेहंदी लगाओ मुझे। शिवांश ने इनायत के हाथ को पकड़ मेहंदी लगाते हुए कहा, मैं उतना अच्छा मेहंदी नहीं लगा पाता। ये सुन इनायत ने उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहा, बुद्धू, अच्छी मेहंदी किसे लगानी है, मुझे तो तेरे हाथों से मेहंदी लगवानी है। कुणाल रूही के आगे पीछे मेहंदी की कीप लेकर घूमते हुए उससे बोल रहा था, रूह मेहंदी लगवा लो यार। रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, अमन और नेहा का दिमाग खराब हो गया है तो क्या मैं अपना भी कर लूं? वो दोनों कैसे इस मेहंदी की बदबू को झेलेंगे? कुणाल ने उसके पीछे भागते हुए कहा, अरे यार, मेहंदी के रंग से प्यार का पता चलता है। रूही ने रुककर उसे घूरते हुए कहा, मिस्टर जयसिंह, अगर मेहंदी का रंग अच्छा नहीं आया ना तो सर फोड़ दूंगी आपका मैं। कुणाल ने उसका हाथ पकड़ उसे झूले पर बिठाते हुए कहा, जरूर बेगम साहिबा। यहाँ नेहा कुणाल को एकटक देखे जा रही थी तो अमन ने उसकी तरफ बिना देखे पूछा, क्या हुआ बॉस? नेहा ने एक स्माइल के साथ कहा, गाना गाओ। ये सुन अमन ने आखिरकार उसकी तरफ देखा और गाना गाना शुरू किया। ओ मेरी लैला, लैला क्या करूं मैं लैला, झूमूं मैं, नाचूं मैं, गाऊं मैं लैला। ओ मेरी लैला, लैला क्या करूं मैं लैला, रंग में तेरे मलंग फिरूं मैं लैला। वेद ने अमन और कुणाल को देखते हुए करण से कहा, ये क्या हो गया है मेरे दोनों बोसेस को? करण कुछ कह पाता उससे पहले विराट ने शराब का एक घुट लेते हुए कहा, अरे अमन और कुणाल को छोड़ो, मेरी नेहा को क्या हो गया? युवांश ने नेहा के चेहरे की मुस्कान देखते हुए कहा, इश्क। जल्द ही संगीत का प्रोग्राम चली हुआ और नाच गाना भी, सभी एक दूसरे के पार्टनर्स के साथ नाचने लगे। ये सारा दृश्य किसी त्योहार से कम नहीं था। शौकिया निगाहों में, आ मेरे दिल की तू दरगाहों में, मिल गले हकीकत में, शहर के रास्तों चौराहों में। कुणाल मानो रूही से अलग ही नहीं होना चाहता था। ऐसा लगता था कि पूरे रॉयल पैलेस होटल में इश्क का नशा छा गया था। युवांश ने सभी को नाचते हुए देखा तो उसे भी एक जिद्दी, निकचली, गुस्सैल और तीखी सी मिर्ची जैसी लड़की का याद आ गया और उसने भी गाना शुरू किया। शहर खाली ये सारा किसी दिन तो हो, सारे झंझट मुसीबत हवस बिन तो हो, आजकल मैं रहता हूँ तन्हाई में ये सोचता। निहारिका और वीर भी सभी के साथ इस इश्क के महोत्सव में खोए हुए थे। वीर ने निहारिका को देखते हुए उसके कमर में हाथ डाल आगे गाना गाना शुरू किया। कैसे बताऊं बातें मैं लैला, रखी है दिल में छुपा के जो लैला, कैसे बताऊं लैला। अमन ने नेहा को गोद में उठाया और गोल गोल घूमते हुए गाने लगा। मजनू कहीं ना हो जाऊं मैं लैला, झूमूं मैं, नाचूं मैं, गाऊं मैं लैला, रंग में तेरे मलंग फिरूं मैं लैला। रात से दिन हुआ, नेहा व्हाइट वेडिंग ड्रेस में तैयार हुई। विराट उसका हाथ पकड़ उसे अमन तक लाया। फादर ने प्रेयर शुरू किया। अमन व्हाइट टुक्सिडो में नित्या को देखते हुए उसका हाथ पकड़े खड़ा उसे ही देखे जा रहा था, मानो उसकी आंखों में नेहा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। फादर ने क्या कहा अमन ने कुछ नहीं सुना सिवाय इसके, डू यू टेक मिस नियर एज योर ट्रूली वेडेड वाइफ? अमन ने नेहा की काली आंखों में देखते हुए कहा, आई डू। फादर ने नेहा से भी पता नहीं क्या क्या कहा पर उसे बस इतना सुनाई दिया, डू यू टेक मिस्टर अमन सिंह ठाकुर एज योर ट्रूली वेडेड हस्बैंड? नेहा ने अमन की वॉलेट आंखों में देखते हुए कहा, आई डू। सभी लोग तालियां बजाने लगे। फादर ने दोनों को किस करने के लिए कहा, तो दोनों ने किस किया, एक डीप पैशनेट वांटिंग किस। नेहा और अमन तैयार होकर गुरुद्वारे गए। वाई गुरु के सामने माथा टेक, उसके आशीर्वाद के साथ उन्होंने आज दूसरी बार शादी की। वाई गुरु का आशीर्वाद लेकर अमन और नेहा को एक शांति सी मिली। उनका रिश्ता हमेशा जैसा आज था वैसा ही रहेगा, ये एक विश्वास दोनों के दिल में बस सा गया। आते हुए सभी ने गाना गाया, नाचे और मस्ती की। अब शाम हो चली थी। काजी आए। अमन एक गाढ़े नीले शेरवानी में नेहा के सामने बैठा उसे देख रहा था, जो लाल दुल्हन के शरारे में घूंघट काढ़े बैठी थी। काजी ने कहना शुरू किया और अमन से पूछा, महर 1 करोड़ 1 लाख 1,001 रुपए में तय। क्या नेहा को अमन सिंह ठाकुर के साथ ये निगाह कबूल है? नेहा ने अमन की आंखों में देखते हुए कहा, कबूल है। काजी ने फिर पूछा, क्या आपको ये निगाह कबूल है? नेहा ने कहा, कबूल है। काजी ने फिर पूछा, कबूल है? नेहा ने कहा, कबूल है। काजी ने वही सवाल अमन से भी पूछा। अमन ने भी कबूल है कहा। फिर पानी से भरे थाल में अमन ने नेहा का चेहरा देखा।
शादी के मंडप में बैठे अमन और नेहा पंडित जी के पढ़े मंत्रों को सुन रहे थे और एक दूसरे का हाथ थामे अपने नई जिंदगी को शुरू करने के एक बेहतरीन एहसास को महसूस कर रहे थे। कन्यादान की बारी आई तो रणविजय जी को रूही ने आगे किया। कन्यादान हुआ, मंगलसूत्र पहनाया अमन ने, सिंदूर दान हुआ, फेरे हुए, सभी रस्में खत्म हुई। पंडित जी ने अमन और नेहा को आशीर्वाद दिया। दोनों मंडप से नीचे आए सभी का आशीर्वाद लेने, तो अमन ने अपने बड़े भाई को दादाजी के बगल में देखा तो वो हैरान रह गया। अमन ने अपने बड़े भाई को गले लगाते हुए कहा, भाई आपका बाय। अक्षांश ने अमन ने पीठ पर शाबाशी दी और बोला, तुम्हारी भाभी बोली कि अगर उन्होंने अपने देवर की शादी को अटेंड नहीं किया तो वो जान ले लेंगी और भला मैं तुम्हारी भाभी को कैसे दुखी कर सकता था। अवंतिका ने अक्षांश के कान को मरोड़ते हुए कहा, चुप रहिए मिस्टर सिंह, आप बोलने लायक नहीं। बोल। अवंतिका ने उसका कान छोड़ा और अमन के सर को सहलाते हुए बोली, शादी मुबारक देवर जी। बोल। उसने नेहा को गले लगाते हुए कहा, ये नई जिंदगी पुरानी से बेहतर है और जी बीत गया सो बीत गया, अब अपना ख्याल रखना, तुम स्ट्रांग हो। अक्षांश ने भी नेहा के सर को सहलाते हुए कहा, अब जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी आपके नेहा। नेहा ने दोनों को उलझे भाव से देखा तो अक्षांश बस मुस्कुरा दिया और अवंतिका को देख बोला, हमारे परिवार की नई सदस्य बहुत सुंदर है बीवी साहिबा। अवंतिका ने नेहा के बालों को सहलाते हुए कहा, सो तो है। सभी का आशीर्वाद लेकर नेहा और अमन अपने जिंदगी के नए सफर पर चल दिए। रूही और कुणाल अपने बच्चे को लेकर एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। इनायत को उसका हमसफर मिल गया था। सभी की जिंदगी सही ट्रैक पर आ गई थी। नेहा ने अमन को देख धीरे से कहा, आई लव यू। अमन ने उसके होठों को चूम कहा, आई लव यू मोर माई सनशाइन। ओह मेरी लैला, लैला क्या करूं मैं लैला, झूमूं मैं, नाचूं मैं, गाऊं मैं लैला। ओह मेरी लैला, लैला क्या करूं मैं लैला, रंग में तेरे मलंग फिरूं मैं लैला। The end. I hope you all love the novel. Nia, Aman, Ruhi, Kunal, Inayat everyone. Love you all दिल। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।